अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मुकीत खान। और आज बहुत खुश मूड में हम लोग आए हैं। हम लोग भी इंसान हैं, जब हम यूजुअली स्टूडियो आते हैं तो रोज़ हमारा जो मूड होता है वो डिपेंड करता है कि खबर क्या चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, और जनरली हमारा ओवरऑल किस तरह लोगों का मूड चल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, सस्ता हो रहा है, इन चीज़ों के ऊपर हमारा मूड बहुत वेरी करता है। कश्मीर की बात करते हैं, कोई भी बात करें तो हमारा मूड ऐसे से उसके ऊपर, तो कभी हम बहुत आपको हैप्पी नजर आएंगे, कभी आपको थोड़े से सीरियस नजर आएंगे, जैसे कभी कभार आपने खुद नोटिस किया होगा। आज के दिन जो है हम जरा ओवर एक्साइटेड इसलिए क्योंकि आज काफी सारी खुशखबरियां सुनाने को, रोज आपको गमगीन खबरें भी सुनाते हैं लेकिन आज ज्यादा खुशखबरियां हैं, तो आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरेगा। और अगला शुक्र है कि मुकीत के पास भी खुशखबरियां, मुकीत के पास यूजुअली सैड स्टोरीज होती हैं, क्योंकि जो खबर होती है वो तो सुनानी, और खबर में किस तरह आपको अच्छी लगती है। जिस तरह बारिश हमारे लिए खुशखबरी है लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत वो बुरी साबित हुई है तो खुशखबरी कुछ के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ के लिए बुरी। लेकिन अब आज की जो खुशखबरी है वो मैं सुनाने वाला सुनाऊं फिर सुना दे। सो बेसिकली वज़ीर आज़म का अवाम को रिलीफ का तोहफा मिल चुका है और हमारे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें फाइनली कमी देखने को मिली है। पेट्रोल की प्राइस 18 रुपए 50 पैसे पर लीटर जो है कम कर दी गई है, यानी कि जो नई प्राइस है वो 230 रुपए 24 पैसे हो गई है टोटल प्राइस। जबरदस्त रिलीफ है ये तो। इससे बहुत ज्यादा फायदा ये होने वाला है कि बहुत सारी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी महंगाई, वही जो चीजें कल भी आपको मेंशन की थी कि जो चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे वेरी करती हैं, रिलाई करती हैं, उनकी प्राइसेस में जो हाइक आया था वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा सिर्फ इतनी सी रिलीफ की वजह से। द रीज़न बीइंग क्योंकि पहले जो उसकी पर बैरल प्राइस थी पेट्रोल की $120 पर बैरल थी, लेकिन अब वो $100 पर बैरल आई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साथ ही बोला कि हमारी आवाम जिसने अपनी जेब से इतने ज़्यादा हमारे कंट्री का और अपने गवर्नमेंट का साथ निभाए, उन्हें सबसे पहले रिलीफ मिलनी चाहिए रादर के वो पिसते रहें। तो ये बहुत एक अच्छा हमारे साथ एक वाकया हो चुका है और इससे फायदा ही होगा कि फाइनली अब लोग खुल के निकल सकेंगे। और यूजुअली क्या होता है, पहले हम सुनते थे कि जी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन जब आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइसेस या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती थी तो उसका रिलीफ आवाम को नहीं मिलता था। परसों जब इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आना शुरू हुई तो वज़ीर आज़म ने अपनी टीम से समरी मांग ली थी, ओगरा से समरी मांगी थी कि आप बताएं कि कितना रिलीफ हम आवाम को दे सकते हैं। तो ये 1-2 रुपए नहीं, 18 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पे रिलीफ देना बहुत बड़ी बात है। ज़ाहिर है आपकी जो ओवरऑल जो आपका इन्फ्लेशन रेट होता है इससे वो भी नीचे आता है। इट्स वेरी बेनिफिशियल। एब्सोल्युटली। हाई स्पीड डीजल की प्राइस जो है 54 रुपीज 40 पैसा कम होगी, यानी कि नई प्राइस है 236 रुपए पर लीटर। ये भी एक बहुत बड़ी जंप आई है। बट सबसे बड़ी जंप जो आई है ना वो आई है मिट्टी के तेल में, जो कि 81 रुपीज 33 पैसा कम हो चुका है और नई प्राइस जो है 196 रुपीज 45 पैसा उसकी नई प्राइस है। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है। एक बहुत बड़ी टेंशन थी हम सबको, पूरी आवाम को ही, कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। आप लिटरली अगर आप कुछ भी खाने के लिए जाओ ना, वो कहते हैं सर इतनी महंगाई है कि पेट्रोल पे। मैंने कहा आप पेट्रोल में थोड़ी तल रहे हैं, खाना तो सस्ता रखें ना। लेकिन यूजुअली ये होता है कि हमारे जो जैसे हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम होता है या हमारी खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती हैं, उसके साथ हमारी लोकल इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होता है। पेट्रोल, इसके साथ जो डीजल है, जो मिट्टी का तेल है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लोकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है इनकी, तो ज़ाहिर है उन लोगों को फायदा होता है। और जब इंडस्ट्री फायदा ले रही है तो वो फायदा भी अल्टीमेटली आवाम तक मुंतकिल होता है। जब उनकी कॉस्ट कम आएगी एक चीज पे तो वो अल्टीमेटली आवाम में भी ट्रांसफर होगा। अच्छा, जनरली जब गाड़ी ठीक कराने जाते थे ना तो बीच में 300-400 का एक जंप होता था। ये किस चीज का? मिट्टी के तेल की प्राइस है। तो इतना मिट्टी का तेल कहाँ लगाया? वो पता नहीं, मैकेनिक्स खुद कुछ यूज करते हैं सफाइयों के लिए, तो वो हर ये उज़र खत्म कर दिया हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। थैंक यू पीएम साहब। थैंक यू पीएम साहब। बहुत अच्छी एक फाइनली खुशखबरी हमें सुनने को मिली है। और पता है लोग यूजुअली फॉरन ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं गवर्नमेंट को कि प्राइस हाइक हुई है तो गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का क्या कसूर है जब आपको वर्ल्ड ओवर प्राइस जो है वो महंगी मिल रही है, तो आप किस तरह उसका फाइनली जब वो सस्ती हुई है तो पूरी आवाम को रिलीफ मिली है। सो दिस इज व्हाट अ गवर्नमेंट डज। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट में होती है या पूरी दुनिया में हो रही होती है उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली हम पे भी आता है। ज़ाहिर है हम भी दुनिया से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ों के लिए कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंस होती है हर मुल्क की एक दूसरे मुल्क पर। तो ये जो है एक तो ये फायदा हमें मिला। इसके अलावा एक और भी अच्छी खबर थी कि कल हमारी अच्छी खबर सुनाने वाली है। मैं तो रोज सुनाती हूँ, आप खबरें नहीं सुनाते। मैं सुन रहा हूँ कि ठीक है एक और बता रही है तो हाँ ये ठीक कह रही है, मुकीत का पॉइंट होता है, ये ठीक कह रही है। तो दूसरी अच्छी बात ये है कि IMF के साथ जो हमारी डील थी वो भी हो चुकी है। जो हमारा जो अगली इंस्टॉलमेंट मिलनी थी जिसका हमने कल जिक्र किया था कि किसी भी वक्त जो है वो स्टाफ लेवल का एक मुआहदा हो
IMF के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, तो जनाब वो भी हो गया। इस मंथ में हमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे, जो कि ज़ाहिर है जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, कमिटमेंट की, फुलफिल नहीं की, तो आने वाली जो नई गवर्नमेंट थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनको बहुत सी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ा। और जब ज़ाहिर गवर्नमेंट लेवल पे एक चीज़ आप लॉस में जा रहे होते हैं, आपकी जो डील्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो चुकी होती पहले, आपको मुश्किल और सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं। और फिर ज़ाहिर है आवाम के लिए भी उसका कुछ ना कुछ ऐसी इम्प्लिकेशंस होती हैं जो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि आवाम को उन्होंने पहले रिलीफ दिया कि मुल्क में जो बाकी मामला चल रहे हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन आवाम ने क्योंकि मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट का साथ दिया है, तो आवाम के लिए सोचना बड़ा ज़रूरी है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, और कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को स्टेबलाइज होने में। हाँ। और हम फॉरन जजमेंटल हो जाते हैं कि इन्होंने आते ही महंगाई कर दी है, बट थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे ही आप देख रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ अब चलना शुरू हो गया, तो हाँ। थोड़ा टाइम और लगेगा। मतलब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं फिक्स होती हैं। अगर कुछ बीच में इस तरह के मुआहदे हुए हाँ। जो कि इनकम्प्लीट थे, लेकिन फाइनली वो अब जाके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इतना टाइम लगता है। तो थोड़ा सा सब्र का बस आपने साथ निभाना होता है, और उसकी वजह से साथ साथ आपके लिए ईजी होती रहती है चीज़ें। बिल्कुल। IMF के साथ आपको पता है कि जो हमारा जो डीलिंग्स चल रही थी, जो बातचीत थी, 34 पॉइंट्स थे जिस पे पाकिस्तान से अमल दरामद की डिमांड की गई थी। बहुत सख्त शराइत थी, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको फुलफिल किया। स्पेशली जो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड थी उनको फुलफिल किया और फुलफिल किया। और उसके बाद एक और जो चीज़ थी वो थी जो मनी लॉन्ड्रर होते हैं उनका रास्ता रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। तो ये बहुत मुश्किल तरीन टास्क थे जिनको गवर्नमेंट ने पूरा किया। और उसके बाद हम IMF से जो हमारे मुज़ाकरात थे, जो हमारी कर्ज बहाली थी, वो कर पाए। दैट्स वेरी गुड। हम पे इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि अवाम हम ही है। कल वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब का ट्वीट भी मैं देख रही थी कि पूरी टीम की काविशें थी, जिसके बाद हमें इस मुआहदे में कामयाबी मिली है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, हमें तोहफ़ा मिला है, तो ज़ाहिर है कि हम इंजॉय भी करेंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया है। इसमें एक चीज़ जो सॉरी ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो एक्सचेंज रेट होता है ना, कि अभी आपने इतना कर्जा लिया, ठीक है, अगर आपका रुपया उसी वैल्यू पे रहे तो फिर आपको लॉस नहीं है। लेकिन बाय द टाइम आप वापस कर रहे होते हो उन लोन्स को, तो रुपया और गिर चुका होता है। उसकी वजह से अक्सर नुकसान होता है जब पाकिस्तान अपने लोन्स रिटर्न करता है। तो दुआ ये करें कि हमारी इकोनॉमी और बेहतर और बेहतरी की तरफ जाए, तो उससे हमें लॉस नहीं होगा इसमें, कि एटलीस्ट जो लोन है वो हमें उसी तरह एज इट इज रिटर्न करेंगे, रादर कि वो जब पैसा जब डीवैल्यू होता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस बनता है। डॉलर का रेट बढ़ता है, हमारा कर्जा बढ़ जाता है। हाँ। तो हम ही ने गवर्नमेंट का साथ देना है। हमें इन मुश्किल फैसलों में, मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट का साथ देंगे तो हमें भी रिलीफ मिलेगा जैसे भी मिला है, और आने वाले वक्त में भी जो है वो अच्छी चीजें होंगी। आप पेट्रोल की प्राइसेस पे जो आप इधर उधर ट्रिप प्लान कर रहे थे ना मुकीत, वो ऐसे नहीं हो जाते। आपको वेदर फोरकास्ट भी देखनी होती है। ऐसे नहीं होता कि बस आपने पेट्रोल सस्ता हुआ है चलो जी टैंकी फुल कराओ और निकल जाओ, इधर जा रहे हैं। नहीं, आपने फोरकास्ट जरूर देखनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से हमारे जो बहन भाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में, सिंध में जिन एरियाज़ में सैलाब आए हुए हैं, इसके अलावा नालों में, दरियाओं में, डैमों में पानी की सतह बढ़ रही है। तो वो लोग जो इन एरियाज़ के करीब रहते हैं, जो मुमकिन तौर पर मुतासिर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपके मेरे जैसे लोग ट्रिप प्लान करते हैं, वैसे ये अच्छी बात नहीं है। आपने पहाड़ मिस किए जहाँ पे सबसे ज्यादा डिजास्टर्स होती हैं, कि वहाँ पे लैंडस्लाइड जो होती है, मड स्लाइड्स होती हैं, वो इतना कुछ होता है। और एक दफा वो हो जाए ना तो इस तरह नहीं कि उसी वक्त खुल जाएगा रास्ता। 3-4 दिन लगते हैं, तो लोग ट्रैप रहते हैं और वो बहुत एक टफ टाइम होता है कि आप ना इधर के हो ना उधर के, और आप फंसे रह गए वहाँ पे। मेरे साथ हुआ हुआ एक दफा नॉर्थ से वापसी पे हम लोगों के सामने मड स्लाइड आ गई थी, और उसके पीछे फिर पूरी रॉक स्लाइड भी आई है बीच में। तो वी रियलाइज कि ये 2 दिन हमारे यहीं पे। तो पहले तो हम उधर ही बैठे रहे, हमने वेट किया कि अब क्या किया जाए। फिर हमने कहा अब तो फंस गए ना, एंजॉय करो। तो हमने 2 दिन एक्सटेंड की अपनी वेकेशन एंड वी एंजॉयड। तो मतलब बस ख्याल करके आप लोगों ने निकलना है, क्योंकि वेदर की फोरकास्ट यही कह रही है कि 17 जुलाई तक बेसिकली जो है बारिशें, और 18 जुलाई से गर्मी की एक और हीट वेव आने वाली है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है आपने। जितना एंजॉय करना है बारिश को तब तक करें, लेकिन सेफली करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी मुज़र हो सकता है। मतलब अगर खुदा ना खास्ता ये लैंडस्लाइड्स और ये सारी जो नेचुरल डिजास्टर होती है, जो इंसान के हाथ में नहीं होती और इंसान सोचता नहीं है, क्योंकि आप अच्छे ट्रिप करने के लिए निकले हो और अच्छे ट्रिप में कोई भी रुकावट आ जाए तो वो इंसान के हाथ में नहीं है। तो ये आपने थोड़ा सा सोच समझ के निकलना है। पेट्रोल सस्ता है, बिल्कुल है, और भी फर्दर होगा इंशाल्लाह और भी अच्छे टाइम आएंगे, लेकिन ख्याल करना है थोड़ा सा आपने अपनी सेहत का और सड़क पर ड्राइव करने वाले लोगों का, और इन नेचुरल डिजास्टर्स को दिमाग में लेके चलना है। मुकीत, आपने बहुत सी बातें अच्छी बता दी हैं। कुछ और अच्छी चीज़ें अगर शेयर कर ले तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो इसके अलावा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ सलमा कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, इसका बंदा बिल्कुल भी सोचता नहीं है इनके बारे में।
मतलब आपका एक रेगुलर रूटीन है कि ऑफिस आना है तो ऑफिस आना है। मैं सोच रहा था खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर कोई मतलब रोड से ही आते हैं ना, खुदा ना खास्ता की गाड़ी हल्की फुल्की लग जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब हमारा शो भी डिले हो सकता है। मैंने उस दिन ये सोचा, फिर मैंने कहा हमें अच्छी चीजें सोच के ही निकलना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये अच्छी चीजें तो हम सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैंने नुकसानात का जिक्र किया, आप कहते हैं हमेशा खराब खबरें बताती हूँ, लेकिन जाहिर है हमारी कौम या हमारे लोग जब मुश्किल में होते हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम इग्नोर करें। आपको पता है पीएम इज वेरी कंसर्न। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इजलास की सदारत की है जिसमें बलोचिस्तान में और केपी में जो तबाही हो रही है, जिसका पहले मैंने भी जिक्र किया कि ज़ाहिर सैलाब आ रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, लोगों के मवेशी मर गए हैं। तो इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत की है, जो नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना लगाने की हिदायत की है, और जो लोग जाँ बाहक हुए हैं इन कुदरती आफात की जद में आके, उनके लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया है। तो गवर्नमेंट कहते हैं ना रियासत माँ की तरह होती है, तो ज़ाहिर है रियासत अपने मुल्क के हर शहरी का इसी तरह ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जान एक ऐसी चीज है एक दफा चली जाए तो वो तो नहीं आ सकती, लेकिन जाहिर है उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो कि अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उनकी वजह से घर चल रहा होता है, खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाए तो वो फैमिली किस तरह एकदम से सर्वाइव करे इतने बड़े जंप को, कि आपका एक अच्छा खासा चलता फिरता फैमिली मेंबर खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो गया कुछ। अल्लाह सबको अमनो-मान में रखे, लेकिन ये अच्छा रिलीफ पैकेज है। ऑल्दो वो रिप्लेस नहीं कर सकते कभी जिंदगी को, लेकिन टेम्परेरीली जो आपके ऊपर टफ टाइम्स आते हैं उनमें काफ़ी रिलीफ मिलती है इसमें। बिल्कुल। लेकिन ये जो हम अच्छे मौसम का जिक्र कर रहे हैं ना, जो इस्लामाबाद वालों के लिए अच्छा मौसम है, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर बारिश के स्पेल उस तरह के नहीं होते, यहाँ पे करीब नाले वगैरह नहीं है। ऑल्दो पिंडी में नाला नहीं है, लेकिन वो भी ज़ाहिर है जब कुछ दिनों का ब्रेक मिलता है तो पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन ये जो अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है, आज हल्की हल्की सी ठंड है इस्लामाबाद में, तो ये सिर्फ 17 जुलाई तक रहने वाली है। ये अच्छी न्यूज़ सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद 19 जुलाई से दोबारा से गर्मी शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ट्रिप्स प्लान लेकिन फोरकास्ट भी देख के और एसओपीज का ख्याल रख के भी, क्योंकि कोरोना दोबारा से फैल रहा है। हम रोज बताते हैं, लोगों को डराते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है। केसेस हम डेली सुनते हैं कि भाई बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि 390 पॉजिटिव केसेस मजीद निकले हैं मुल्क में। तो 390 का मतलब ये कि एक बंदा भी बहुत से लोगों को इफेक्ट कर सकता है। और जो हम डेली सब वेरिएंट सुन रहे हैं, पहले ओमिक्रॉन था, डेल्टा वेरिएंट था, अब उनके जो सब वेरिएंट्स आते जा रहे हैं तो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उनका जो फैलने का जो प्रोसेस होता है, जो जितनी देर लगती है, एक बंदे से कितने लोग इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। तो इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। सलमा, मैं ये ऐड करूंगा कि 390 वो केसेस हैं जो कि जिन लोगों ने टेस्ट कराए हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी दुनिया जिन्हें सिम्टम्स हैं, और वही जो कल हमने बात की थी कि लोग उससे इजी लेते हैं कि नहीं सिर्फ जुकाम है, नहीं सिर्फ खांसी है, नहीं कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, वो बहाने बिल्कुल छोड़ दें। अपने टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि जो टेस्ट हैं उसी से पता चल सकता है कि आप में है कि नहीं। और सेकेंडली, अगर आपको नहीं पता और आप अपनी फैमिली में बैठे हैं तो बड़ा, मेरा तो मुसलसल मुझे जब थोड़ा सा भी शक था तो मुझे एक फियर रहता था कि मैं फैमिली में खुल के नहीं मिल सक रहा। हाँ। तो मैंने खुद तंग आके जाके टेस्ट कराया था कि मुझे एटलीस्ट कंफर्मेशन तो होना कि मैं मिल सकता हूँ खुल के कि नहीं। हाँ। तो शुक्र है उस टाइम नेगेटिव आया था। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि आपके और आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। हम नहीं चाहते कोई हादसा हमारे देखने वालों में या हमारे सुनने वालों में कभी भी हो। तो स्टे सेफ और अपना बस खुद आपने ख्याल करना है। बिल्कुल अपना ख्याल खुद करना है। और जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो ज़ाहिर आप सफ़र नहीं कर सकते। आपको अपनी ताज़ा टेस्ट रिपोर्ट भी देनी होती है, और इसके अलावा आपने आपका वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी है। आपको बूस्टर डोज भी लगी होनी चाहिए, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ट्रिप्स से पहले, इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। हाँ, सफ़र की बात हो, मौसम की बात हो, लेकिन ज़ाहिर है हमने जिस पे जाना उसकी बात भी तो करेंगे ना भाई। जहाज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिस पे बैठ के आपने ट्रैवल करना होता है। तो PIA की सर्विस, आपको पता है कि एक ज़माने में हम दूसरे ममालिक का जो स्टाफ होता था उसको ट्रेन करते थे। PIA इतना बड़ा इदारा है और इतना पोटेंशियल है इसमें कि मेरा ख्याल है कि हम अगर उसको गिनने के लिए बैठेंगे तो हमें पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं PIA के क्रेडिट पे कि हम लोग उसको मेरा ख्याल है अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अब भी अच्छी न्यूज़ मेरे पास PIA के हवाले से भी है, और वो ये है कि जनाब एयरबस 320 शारजा से पाकिस्तान पहुँच गया है, जो हमारे फ्लीट में शामिल होने वाला है। और उसके बाद ज़ाहिर है हम एक लग्जरियस सफ़र एंजॉय करेंगे जब भी हम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाएंगे, ये जिस भी रूट पे चलेगा। और ये सिर्फ एक नहीं है,
ये इसी साल में 2 मजीद तैयारे पाकिस्तान में आएंगे और नए तैयारे जब ऐड होते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ज़ाहिर है, अब जब नए जहाज़ में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं उसकी कुछ बात ही और होती है। आपको कैसा लगता है जब आप नए जहाज़ में बैठते हैं? आपको फील आ रही हो कि यार सीट्स नहीं है, ये नया डिज़ाइन है, सारी चीज़ें, सब सफाई जो होती है एक तो वो, और सेकेंडली पीआईए एक ऐसी एयरलाइन है कि बचपन से लेके अभी तक अगर गिने ना सारे ट्रेवल्स अपने, तो मेजॉरिटी मैंने पीआईए में ही किए हैं। तो वो हमारा एक चोजन बाय नेचर जो था कि पीआईए में ही जाना है। तो फाइनली जब जाके एयरलाइंस में ये फर्दर एड्स हो रही हैं एयरक्राफ्ट्स, इससे फायदा ही होने वाला है कि एक तो आपके जो फर्दर फ्लाइट डिलेज या फ्लाइट्स की कमी वो तो बिल्कुल पूरी होने वाली है, लेकिन एक लग्जूरियस प्लेन जब आपके उसमें आ रहा है तो डेफिनेटली पीआईए के लिए और हमारे ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कंफर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मुकीत, आप सारी बातें बता देंगे तो हम गेस्ट से क्या पूछेंगे? हमारे पास तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला खान साहब मौजूद हैं। अब्दुल्ला खान साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? To be on BTV. बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। इस साल का दूसरा एयरबस 320 शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया है, मजीद 2 तैयारे भी आने हैं, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। देखें, पीआईए जो है वो अपने फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के पूरे प्लान के ऊपर, जिस तरह आपको पता है कि अमल पैरा कर रहे हैं, आप भी इसकी रिपोर्टिंग इसी तरीके से करते रहते हैं। हमारी फ्लीट जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। हमारे जो पुराने जहाज हैं वो नए जहाज़ों के साथ तब्दील होते हुए जा रहे हैं। आपको पता है पिछले साल के एंड में 2 तैयारे आए थे। इस साल हमने 4 मजीद तैयारे उठाने थे, जिसमें से 2 जो है ये सेकंड जिसकी आपने बात की है वो पहुंच गए। जो बाकी 2 तैयारे हैं वो एक मेरे ख्याल में 25 से 26 जुलाई तक आ जाएगा, और उसके बाद जो चौथा तैयारा होगा वो अगस्त के पहले दूसरे दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के 4 तैयारे हैं जो कि इस साल हमारे पास आएंगे। और जिस तरीके से आपने अपने प्रीएम्बल में बात की, बिल्कुल ब्रांड न्यू केबिन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू सीट्स हैं, वाकई बहुत ज्यादा आरामदेह सफर होगा इन तैयारों के ऊपर। प्रोडक्ट का प्रोफाइल बहुत ज्यादा बेहतर होगा। खास तौर पे जो आपने देखा है कि जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि सियाहत के ऊपर आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जोर है, खास तौर पे अंदरूनी मुल्क सियाहत के ऊपर। इस तरह लोग रीजनल मुल्कों में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, वो जा रहे हैं। तो वो तमाम जो है जब इन नए जहाजों के ऊपर होगा तो सफर का जो है ना वो लुत्फ बहुत दुबाला हो जाएगा। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके ऐड होने से हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूटिलाइज होगा ये, या डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूटिलाइज होगा? और क्या जब एक नई एयरक्राफ्ट आती है तो क्या कोई पुरानी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने आती है, जनरली वो करते हैं एक नई एयरक्राफ्ट बस ऐड कर देते हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ये जो जहाज है A320 तकरीबन 4.5 घंटे तक इसकी इंड्योरेंस होती है, ये फ्लाई कर सकता है। तो 4.5 घंटे के अंदर जितने रूट्स हैं उन सब पे ये फ्लाई करेगा, जिसका मतलब ये है कि अंदरूनी मुल्क के फ्लाई करेगा। अंदरूनी मुल्क खास तौर पर कराची स्कर्दू सेक्टर के ऊपर ये जहाज जो है वो फ्लाई करेगा। उसके अलावा पाकिस्तान से गल्फ के रूट्स के ऊपर, पाकिस्तान से सऊदीया के ऊपर, पाकिस्तान से यूएई के ऊपर, पाकिस्तान से अजरबैजान के जो शहर बाकू हम उस पर जाते हैं वहाँ पे ये फ्लाई करेगा। जिस तरह आपको पता है कि अभी हमने दमिश्क और नजफ भी शुरू किए हुए हैं, और उसके साथ अब इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर मशहद भी शुरू हो जाएगा हमारा। तो उन सेक्टर्स के ऊपर ये फ्लाई करेगा। जो दूसरा आपका सवाल था कि ये जहाज जो है ये रिप्लेसमेंट है, जो पिछले जहाज थे वो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट थे, लेकिन ये फ्लीट एडिशन है। हमें हमारा जिस तरीके से नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमारा ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, हमें मजीद तैयारों की जरूरत पड़ना शुरू होगी, जिसकी वजह से ये जहाज जो है इंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो पीआईए का फ्लीट नॉर्मली A320 का 10 या 11 जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो वो इन जहाज़ों के एडिशन के साथ 14 जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली फ्लीट के अंदर एडिशन। जबरदस्त। अब्दुल्ला साहब, ये भी फरमाइएगा कि कितने अरसे के बाद ये इंडक्शन हो रही है? जैसे आपने कहा कि ये एडिशन है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जाहिर है जब मैं टाइम स्पैन का पूछ रही हूँ कि पहले कब हुई थी इंडक्शन, अब कितने अरसे के बाद हो रही है, तो टेक्नोलॉजी का भी डिफरेंस आ जाता है। स्पेसिफिकेशंस क्या डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है, जहाज के साइज में, उसकी कंफर्ट में क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, तब्दीलियां? यस, देखिए, A320 साख्ता ये तैयारा है, ये पाकिस्तान में बहुत सारी एयरलाइंस के पास ये ऑलरेडी है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे पॉपुलर तैयारा है अगर आप छोटे तैयारों के अंदर आप बात करें। इसकी सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 170 मुसाफिरों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन है जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, ये है कि ये ऑल टुगेदर इसका जो केबिन कंफर्ट है वो पाकिस्तान में शायद किसी भी जो एयरलाइन के पास इस तरह का केबिन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा जदीद एडवांस्ड केबिन है। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं, और वो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जो आपको पता है कि हमेशा ही होता है कि रीजनल एयरलाइंस जितनी होती हैं वो नॉर्मली जो है वो ज़्यादा सीटें रखने के लिए
पिच लेंथ कम कर देती हैं, यानी सीटों के दरमियान का वक्फा कम कर देती हैं, सीटों की जो विड्थ होती है वो बहुत कम कर देती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, जहाज़ के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। ज़बरदस्त। जाहिर है हमारे टूरिज्म के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छे और कंफर्टेबल जहाज़ होंगे तो लोग ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले अब्दुल्ला साहब, मैं और मेरे को एंकर जिक्र कर रहे थे कि पीआईए एक वक्त में हमारा जो है वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल होता था। लोग आते थे, हम उनका स्टाफ ट्रेन करते थे, पर बीच में कुछ ऐसा टाइम स्पेन भी आया कि लोगों को बड़े शिकवे शिकायत शुरू हो गए थे। अभी बेहतरी के लिए मजीद कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, मजीद क्या एडिशंस किए जा रहे हैं, इसके अलावा क्या तब्दीलियाँ सिस्टम में आ रही हैं कि जो लोगों के शिकवे शिकायतें थे वो दूर हों? और ज़ाहिर है जब नए तैयारे भी आ रहे हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। लोग ट्रैवल करने से पहले यही देखते हैं कि जहाज़ कैसा है, कितना कंफर्टेबल है। अब आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, पीआईए ऑब्वियसली एक ट्रेंड सेटर था पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, और इसीलिए वो पाकिस्तान की पहचान भी बनता था, वो पाकिस्तान का प्राइड भी था, और ना सिर्फ ये बल्कि उसका दुनिया की तमाम एयरलाइंस के अंदर एक मकाम भी था। ऑब्वियसली दरमियान में कुछ चैलेंजेस आए, कुछ टर्मोइल आया जिसकी वजह से पीआईए की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाना शुरू हुई, लेकिन पीआईए अल्हम्दुलिल्लाह इज ऑन पाथ टू रिकवरी। द ओनली थिंग इज कि चूंकि कई दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल मसाइल थे, वो एकदम नहीं चेंज हो सकते, वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा, और लेट मी अश्योर यू कि वो प्रोसेस बड़े अच्छे तरीके से कंप्लाई होता हुआ जा रहा है और उसी तरीके से आएगा। जो बात यहाँ पे समझने वाली है वो ये कहने वाली है कि एयरलाइन बेसिकली 2-3 अवामिल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली एक आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल कैसा है, क्या यानी आपका जहाज कैसे हैं, आपकी सर्विस का मेयार कैसा है, आपकी जो एमेनिटीज हैं जो आप अपनी सर्विस के अंदर देते हैं वो किस तरीके से है। नंबर 2 आपका नेटवर्क होता है कि आपकी स्प्रेड कहाँ पे, कहाँ कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे आपका रीच है, जहाँ के ऊपर लोग आपको मुंतखब करके आपको उनके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और तीसरा आपका स्केड्यूल रिलायबिलिटी हो रहा है। पीआईए इन तीनों अवामिल के ऊपर काम कर रहा है कि स्केड्यूल रिलायबिलिटी आपने खुद से गौर किया होगा, आपके नाज़रीन ने भी गौर किया होगा कि वो परहैप्स इट अराइव्स वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत पीछे चला गया है। पीआईए का रिलायबिलिटी इज ओवर 90% दीस डेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वजह से होता है बिकॉज आपने कहीं पे भी ट्रैवल करना है, आपके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं कि जी जिस टाइम के ऊपर फ्लाइट को उड़ना चाहिए उस टाइम पे उड़ें, बिकॉज आगे की आपकी तमाम दिन की या हफ्ते की कमिटमेंट उस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। तो रिलायबिलिटी के ऊपर हमने बहुत फोकस किया है। नेटवर्क को हमने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। आपको पता है कि बहुत सारी भी मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि जो रूट है हमारे वो हम उनकी तादाद हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। खासतौर पर रीजनल के ऊपर हमने फोकस बहुत ज़्यादा किया है। अंदरूनी मुल्क हमारी फ्रिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। जो प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरह मैंने आपको बात बोला था, प्रोडक्ट के ऊपर नए जहाज़ों की इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली उसके अंदर हेल्प हमें करती है कि जी नए जहाज़ हमारे पास ऐड हो रहे हैं। सर्विस के मेयार को बहुत बेहतर कर दिया है। खाने के ऊपर आपने कई दफ़ा प्रोग्राम आप ही के साथ मैंने किए हैं कि खाने के ऊपर नया मेन्यू बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर पीआईए जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट कर रहा है अपने सिस्टम्स के अंदर, कि अब आपको हम ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड के ऊपर आपको सर्विस की बेस्ट क्वालिटी आपको दस्तयाब हो, ताकि कस्टमर कन्वीनियंस भी हो, ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी हो, और ताकि उसके अंदर आपके पास चॉइसेस ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। ये 4-5 चीज़ों के ऊपर पीआईए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और यही पीआईए का गेम प्लान है, यही पीआईए का बिजनेस प्लान है आगे जाने के लिए। और ऑब्वियसली हम तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं पीआईए के अंदर रहते हुए कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब वाकई दोबारा पूरा पाकिस्तान अपने कौमी असासे के ऊपर फख्र करेगा। थैंक यू सर। हम पूरी पीआईए फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि उन्होंने एक नई फ्लाइट की। उसके अलावा जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उन्हें ये बोलना चाहेंगे कि जब भी ट्रैवल करें तो इनकी सीट्स और इनके जो सब कुछ है उसका आपने खुद ख्याल रखना है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है कि नई एयरक्राफ्ट आई कुछ आया तो लोग अपने नाम लिख रहे हैं या किसी भी क्रश है उनका नाम लिख रहे हैं, निशानियां छोड़ रहे हैं कि भाई हमने इसमें ट्रैवल किया था। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ थे, तर्जुमान है पीआईए के। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से हमें बता दिया कि नए तैयारियों में क्या क्या खुसूसियात होंगी, और जैसे आपने भी कहा कि निशानियां नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी साफ रखना है। जैसे अपने घर को, सड़कों को, गली मोहल्लों को साफ रखते हैं, इसी तरह अपने नए जहाज़ों को भी साफ रखना है और पीआईए को प्रमोट करना है। नेशनल प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना है, क्योंकि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से आपकी इज्जत है। तो जब तक आप अपने मुल्क को, अपने मुल्क के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपकी पहचान भी खत्म होती जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। टूरिज्म की हम बात कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन आपको एक मजे की बात शेयर करूं मुकीत,
कर लें। वो ये है कि जनाब वादिये हुंजा जहाँ पे लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा मज़े का फेस्टिवल होता है, और ये फेस्टिवल तब होता है जब फसलें पक के तैयार हो जाती हैं। गनानी एक फेस्टिवल होता है जो लोग मनाते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं वो स्पेशली इस इवेंट को देखने के लिए जो है वो जाते हैं हुंजा, ताकि वो देख सकें कि ये किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लोग वहाँ पे रक्स करते हैं, मौसीकी होती है, म्यूज़िक को वैसे ही हमारे लोग बड़े शौकीन होते हैं, तो वो जो इंजॉयमेंट होती है ना उसका लेवल ही कुछ और होता है। अच्छा, हुंजा का जनरली एक बड़ा वो अच्छा एक वेलकम का स्टाइल है कि जब हम लोग गए थे, हम भी एक फेस्टिवल करने गए थे, तो वो जिस तरह रिसीव करते हैं ना आपको, वो एक पूरे घेरे में आते हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब एक इतनी हैप्पी वो जगह है ना, और उनके लोगों की यूनिटी बहुत है। मुझे खुद बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मुकीत, लेकिन मेरा ख्याल है कि अपने व्यूअर्स को अगर हम रिपोर्ट ना दिखाएं इस पे तो बड़ी ज्यादती होगी। हमारे रिपोर्टर हैं जनाब इकराम नजमी साहब, उनकी एक रिपोर्ट है, व्यूअर्स को दिखाते हैं। सयाहत गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से टाउन मैनेजमेंट सोसाइटी करीमाबाद में सदियों कदीम सकाफती त्यौहार गिननी का इनकाद हुंजा के तारीखी बल्तित पोलो ग्राउंड में किया, जिसमें हुंजा भर से आए बुजुर्गों ने रिवायती रक़्स पेश की। रिवायती रक़्स के अलावा तिलवार डांस के साथ साथ इलाके के फनकारों ने लोकगीत नगमे भी पेश की। इस तारीखी त्यौहार को देखने के लिए मुकामी अफराद की एक कसीर तादाद के साथ साथ सयाहों ने भी शिरकत की। बहुत रिफ्रेशिंग ट्रिप है हमारा, यहाँ एक फेस्टिवल भी लगा हुआ है और इनका कल्चर देख के बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत अच्छे हैं जी, डिफरेंट लोग हैं, इनका जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट है, हमें बहुत पसंद आया। ये दिलचस्प और कदीम त्यौहार हुंजा में फसल पक जाने की खुशी में कदीम दौर से मनाया जाता रहा है। खुदावंद ताला के हुजूर शुक्राना के तौर पे उस नए फसल की कटाई और उस फसल की पहली खुराक को हम शुक्राने के तौर पे इस गिननी त्यौहार के ज़रिए हम मनाते रहे हैं। महकमा सियाहत व सकाफ़त जो कदीमी रिवायात को, कदीमी त्यौहारों की प्रिजर्वेशन, उनकी प्रमोशन पे काम कर रही है। ये दिन उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हुंजा में बसने वाले मेहनती और अमन पसंद लोग अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखने में कामयाब दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि मुल्की और गैर मुल्की सयाह हुंजा की सैर को तरजीह देते हैं। जबरदस्त रिपोर्ट, इतना खूबसूरत रक्स हो रहा था, और क्या फेस्टिवल है, मैं ये देखने के लिए जरूर जाऊंगी। बाकी टूरिस्ट जाते हैं, हमारा भी हक बनता है। ये नॉर्थ की नेशनल हैबिटेट है, मतलब लोग इसी तरह पाए जाते हैं, इसी तरह वेलकमिंग होते हैं, इसी तरह डांस का एक कल्चर होता है, एक वेलकम का कल्चर होता है, और यूनिटी। हमें वार्न किया गया था कि वहां पे खबरदार किसी से छेड़छाड़ की, किसी लड़के या किसी लड़की से छेड़छाड़ की तो पूरी कम्युनिटी मिल के मेक श्योर करते हैं कि आपको वापसी की बस पे बिठाएं, और उससे पहले जो आपके साथ करेंगे वो एक डिफरेंट चीज होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट कि सारे रीयूनाइट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि एज ए कम्युनिटी बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये डांस देख के मैं सोच रही थी, जो रक्स हो रहा था, कि आपके हाथ पांव सलामत होने बड़े इंपॉर्टेंट है, वरना आप डांस कैसे करेंगे। आर्टिफिशियल ऑर्गन, हाँ बिल्कुल, आपके मुकीत के साथ छोटा सा हादसा हुआ है जिसकी डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। बस हादसा हुआ है, दुआ करें मुकीत का। आप समझे घर की प्लम्बिंग कर रहा था तो उसमें मैंने बेसिकली कट कर दिए, तो लेकिन हाथ पांव अगर आपके सलामत नहीं होंगे, आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। और खुदा ना खास्ता अगर पोलियो जैसी माजूरी से आप दो चार हो जाएं तो आपके बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। शुमाली वजीरिस्तान से भी एक केस रिपोर्ट हुआ है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। 21 माह का बच्चा। अब ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने पोलियो के कतरे अपने बच्चे को पिलाने हैं। जाहिर है बच्चे को अल्लाह ताला ने तो आज़ाद पैदा किया है, आप उससे अच्छी जिंदगी गुजारने का हक कैसे छीन सकते हैं। आपको एजुकेट किया जाता है, उसके बावजूद अगर आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। तो फिर ये ब्लेम आप पे आना चाहिए कि आपने अपनी औलाद को नहीं फैलाया, बिकॉज द रीजन इज कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा पोलियो वर्कर्स आते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स होती हैं, करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो रह जाते हैं उनके पेरेंट्स की नाअहली होती है, कोताही होती है, तो उनको जरूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। और इसमें कोई कंस्पिरेसीज हैं कि लोग कहते हैं कि इन कतरों से पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई हमारे बच्चों को कब्जा कर लेगा। इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, और नहीं पिलाते तो फिर इवेंचुअली जाके सिम्टम्स आते हैं। और हम चाह रहे हैं कि अगर सारे पोलियो के कतरे पिलाएं तो हम इसका बिल्कुल एब्सोल्यूट खात्मा कर सकते हैं पाकिस्तान में। मुकीत, मैंने इस पे एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या थी, उसकी डिटेल में मेरा ख्याल है नहीं जाते, अभी थोड़ा सा हमें मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन फिल्म मेकर का माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसने फिल्म बनाई, जिसने फिल्म लिखी, जिसने प्रोड्यूस की, उसने क्या मैसेज दिया। तो अगर पोलियो किस तरह से जिंदगियों को मुतासर करता है, इस पर भी फिल्में बनती है, बहुत सारी चीज़ों पे बनती है, जिसमें सोशल मैसेजेस भी होते हैं, जिसमें रियल स्टोरीज भी कवर होती हैं। तो हमारे साथ हमारी बहुत ही खूबसूरत मेहमान, यंग मल्टी टैलेंटेड राइटर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और पता नहीं क्या कुछ। वेलकम टू द शो मारिया जावेद, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी है आपकी मॉर्निंग?
बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आई एम वेरी हैप्पी टू you guys. Same here, same here. What a surprise वैसे पता है? Yes, I don't know, मुकीत ने आपको बताया नहीं, मेरी पहली जो मैंने वेब सीरीज डायरेक्ट की थी, मुकीत acted in it. बिल्कुल बिल्कुल. So it was very, I was very happy to see. आपको ये चेंज कैसा लगा, ये तब्दीली? कहाँ फिल्म, कहाँ ये वाली फिल्म? नहीं, वो अपने एलिमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सरप्राइज था जब मुझे पता चला कि मारिया जावेद आ रही है। मैंने कहा यार ये एक्सपीरियंस एक बड़ा हैप्पी होने वाला है। Soon as you entered the studio, हालांकि हम लाइव थे, तो मैंने कहा hey, you know, एक एक्साइटमेंट थी। क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है सारा सफर? बहुत अच्छा चल रहा है। पेंडेमिक के वजह से बीच में स्क्रीनिंग्स वगैरह और सिनेमा वगैरह वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, बट एवर सिंस अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स थोड़े नीचे गए हैं, सिनेमास हैव ओपनड अप, तो दोबारा से फिल्म मेकिंग, टीवी, एवरीथिंग हैज पिक्ड अप, सो अच्छा चल रहा है। जबरदस्त। मैं मारिया को ये भी कहता था कि आपको ऑन स्क्रीन होना चाहिए, बिहाइंड द कैमरा क्यों? शी हैज द फेस फॉर इट। जबरदस्त, आपको बिल्कुल आना चाहिए ऑन स्क्रीन। मैंने स्टार्ट एज एन एक्टर ही किया था, तो फिर किस तरह इस साइड पे है, क्योंकि लोगों को ऑन स्क्रीन और जरा फेम का ज्यादा शौक होता है, लेकिन वो क्रिएटिव एलिमेंट था, क्या था जो आपको फिल्म मेकिंग की तरफ ज्यादा लाया? मैंने स्टार्ट एक्टिंग से किया था और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ, मगर मुझे रोल्स ऑफर हुए एज एन एक्टर। नो वंडर, होने चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। बट व्हाट हैपेंड वाज मुकीत, ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि मुझे एक्चुअली कहानी सुनाने का ज्यादा शौक है। वो किस तरह से मैं सुनाऊं, एज ए डायरेक्टर सुनाऊं, एज ए राइटर सुनाऊं, एज एन एक्टर सुनाऊं, वो मेरे लिए कम मायने रखता है, मगर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि अच्छी कहानी सुनाई जा रही हो। बिल्कुल। तो आज से 6-7 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, तो जिस तरह के स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रहे थे, उसमें से कोई भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि ये वैसी कहानी है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही। सो आई जस्ट थॉट कि फिर अपनी कहानी खुद ही सुना दे। अच्छा, ये जो डिफरेंट चीजें हैं, डायरेक्ट करना, शॉर्ट फिल्म बनाना, एज राइटर काम करना, इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट की चीज क्या होती है? कौन सी चीज आपको बहुत पसंद है, दिल के बहुत करीब है कि ऐसे मैं अपना जो मैसेज है उसको बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर सकूं? आई थिंक सबसे ज्यादा मजे की चीज डायरेक्शन ही है, बिकॉज डायरेक्टर के लिए बहुत एक्टिव एनर्जी होती है सेट के ऊपर, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप रियल टाइम में चीजें क्रिएट कर सकते हैं, रियल टाइम में एक इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होती है ना, बहुत से आर्टिस्ट की, एक्टर्स की, डायरेक्टर की, साउंड की, कैमरा की, एंड सो मेनी अदर पीपल, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, वो जो एक इकट्ठे सारे काम कर रहे होते हैं ना, वो एनर्जी मेरे लिए, आई लव दैट। अच्छा, मारिया की बहुत एक हैप्पी एनर्जी होती है ऑन सेट्स, मतलब मुझे शुक्र है अभी तक डांट नहीं पड़ी, बाकी में पड़ जाती थी, लेकिन एक हैप्पी एनर्जी होती है। इसलिए आप इतने खुश हो रहे हैं कि आपको डांट नहीं पड़ी, अभी तक पड़ी होती ना, अभी मुंह लटका के खड़े। देखो, डायरेक्टर साहब से कभी डांट पड़े ना तो आपका मुंह बन जाता है, लेकिन डायरेक्टर साहब से डांट ही ना पड़े तो आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो मेरे जितना भी टाइम गुजरा था ऑन सेट्स वो बहुत अच्छा गुजरा था, और वो वेब सीरीज का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, सो आई लव द फैक्ट। उसके बाद से क्या प्रोजेक्ट्स चले हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आपके पास राइटिंग का भी टाइम ज्यादा निकला और काफी ज्यादा चीजें हुई, और आई नो कि स्क्रीन टाइम और उन चीज़ों का टाइम थोड़ा कम था, लेकिन क्या आपके लिए वो क्रिएटिव साबित हुआ लॉकडाउन जो था, या थोड़ा सा डल रहा? एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि शायद फिल्में, लिखना, टीवी, ये सब खत्म हो जाएगा, मगर लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा इस लिहाज से कि मेरे पास ज़्यादा टाइम निकल आया लिखने का, सोचने का, चीज़ें बनाने का। और मैंने पिछले 2 साल में 4 फिल्में भी बना ली, शॉर्ट फिल्में भी बना ली, एक म्यूजिक वीडियो भी डायरेक्ट कर ली। और आई थिंक लॉकडाउन के बीच में मैंने ये भी सीखा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप चाहे मास्क पहन के करें, वाइजर पहन के करें, ऐसा पहन के फिर आप कर लेते हैं। अच्छा, आपकी जो अभी तक जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें ज्यादातर टॉपिक्स क्या होते हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपके दिल के करीब हो, वो क्या होते हैं? मेरे सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं उनको किस तरह बताऊं, वो थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं आपके मेन स्ट्रीम से, इसीलिए उनका फॉर्मेट भी फर्क है। वो शॉर्ट फिल्म्स हैं, आपकी यूनिकनेस है, प्राइवेट स्क्रीनिंग्स के थ्रू लोग उसको देख सकते हैं। उसमें इस तरह के टॉपिक्स हैं, जैसे एक मैंने फिल्म बनाई थी, एक बेटी और माँ के जिनका रिलेशनशिप आपस में अच्छा नहीं है। अब दैट इज समथिंग जो कि पाकिस्तान में हम यूजुअली इसके बारे में नहीं बात करते कि बच्चों के अक्सर रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड भी हो सकते हैं अपने वालिदैन के साथ। सिमिलरली एक मैंने अभी रिसेंटली फिल्म बनाई थी जिसमें हम जेंडर के ऊपर बात कर रहे थे। सो देयर आर टॉपिक्स जो कि नॉर्मली आपको मेन स्ट्रीम में पहले नज़र नहीं आते थे, आजकल नज़र आना शुरू हो गए, विच इज़ अ वेरी वेलकम चेंज बाय द वे। लेकिन मेरे सारे टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से उस तरह की चीज़ों के थे जिनके बारे में हम ओपनली ज़्यादा बात। तो इस पे रिस्पॉन्स कैसा आता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस का एक माइंड सेट हो जाता है, एक मिजाज बन जाता है, फिर वो हमेशा वही चीजें देखना चाहते हैं जो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर। अच्छा, आई विल डिसएग्री विद यू, बिकॉज जब मैंने बनानी भी शुरू की थी, बड़े एक फेमस एक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा, उन्होंने कहा यार ये देखेगा कोई नहीं, और मैं बड़ी डिसहार्टन भी हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं देखेगा। नाम ले सकती हैं? नहीं मैं बिल्कुल तौबा चलो ठीक है, आप नहीं लेगी फिर मैं भी नहीं बताऊंगा कौन थे। ठीक है। तो आई रियलाइज लेकिन इन प्राइवेट स्क्रीनिंग्स के बीच में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एंड आई टेल यू ऐसा क्यों नहीं है, बिकॉज हम पीटीवी के सेट पे बैठे हुए, तो आई वुड लाइक टू से दिस, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया कि हमारी ऑडियंसेस इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, जैसे स्क्रिप्ट्स लिखे जा रहे थे, जैसा काम हो रहा था, ड्रामास की एक लेगेसी रही है, पीटीवी का ड्रामा चलता था, सबको में ट्रैफिक रुक जाती थी। देयर वर प्लेस जैसे धूप किनारे था, बहुत से ऐसे प्लेस थे जो अपने टाइम से 25-30 साल पहले एयर हो गए। यू नो, हम आज लड़कियां दिखाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, बहुत बोलती हैं, वो आज से 30 साल पहले हम करके उसको रैप अप कर चुके थे। यू नो, सो आई एक्चुअली फील कि हमारे ऑडियंसेस बहुत इंटेलिजेंट है, और इसका मुझे हमेशा जब भी मैं स्क्रीनिंग करती हूँ तो इस बात का ज़्यादा यकीन हो जाता है, बिकॉज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मारिया, हमें ये भी बताएं कि आपने शॉर्ट फिल्म्स, टीवी शोज, वेब सीरीज सब किया, लेकिन शॉर्ट फिल्म से आपका एक स्पेशल बॉन्डिंग है, वो क्यों है? क्योंकि आप अपनी स्टोरी को ज़्यादा इजीली उसमें कन्वे कर सकती हैं, या क्या? पैसे कम होते हैं ना इंडिया के डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास, बट मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब एक्चुअली बजट कंस्ट्रेंट भी होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज मैं प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ काम करती हूँ, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स टीवी पे एयर नहीं हो सकती, सिनेमा में एयर नहीं हो सकती, जब जो कि मुझे लगता है कि इसको हमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना चाहिए, बिकॉज पूरी दुनिया में अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको शॉर्ट फिल्म्स बहुत ज्यादा मिलती हैं। और अभी वैसे लोगों के पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि मसरूफ जिंदगी है, शॉर्ट फिल्म में आप अच्छे से मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और मैं इससे बहुत एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं खुद अब जाके जब 3.25 घंटे की फिल्म देखती हूँ तो आखिरी घंटा मैं नहीं देखता, बंदा घड़ी देखता है 4 बार मुश्किल से गुजरता है। आप कहते हैं ठीक है अब बस कर दे भाई, हो गया। हाँ। अच्छा, कहीं से भी आपके वेब सीरीज या कुछ भी देखो तो कहीं से भी नहीं लगता कि बजट की कहीं भी कमी थी, यू नो, तो ये आपकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। और सेकंडली ये बोलना चाहूंगा कि इट्स नॉट कि दुनिया क्या देखना चाह रही है, आप दुनिया को जो दिखाओगे, अगर उनकी आपने अटेंशन ग्रैब कर लिया ना, अटेंशन स्पैन भी आपका कोई 8-9 मिनट से ज्यादा नहीं, आप उससे बड़ी वीडियो तो आप कहते हो बाद में देखूंगा, यू नो, तो ये आपका बड़ा एक स्मार्ट वे इस पे मूव करना। मुझे बताएं कि जो शॉर्ट फिल्म्स है उनका पाकिस्तान में क्या स्कोप है, क्योंकि इधर ऐसा कोई फेस्टिवल्स नहीं है, क्योंकि बाहर अगर आपकी शॉर्ट फिल्म कहीं सिलेक्ट हो जाए तो यू नो काफी फेम, आपको काफी रिकग्निशन मिलती है, यहाँ पे क्या स्कोप है पाकिस्तान में? आई थिंक पाकिस्तान में फिलहाल प्राइवेट स्क्रीनिंग्स के अलावा कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। आई एम होपफुल कि हम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लेंगे, मतलब आई एम श्योर वो नेटफ्लिक्स जितना बड़ा नहीं हो सकता है, बहुत से और चीज़ों जितना नहीं हो सकता, मगर वो एक अच्छी क्वालिटी का एक प्लेटफॉर्म बन जाए। It might take 2 years, 3 years, but I think we will get there. अच्छा मारिया, एक ऐसा सवाल कि जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है, मैंने सोचा मुझे पूछ लेना चाहिए, अनकन्वेंशनल स्टोरीज को पिक करना और एक ऐसे फॉर्मेट को चूज करना जिसकी, जैसे अभी मुकीत ने कहा कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है शॉर्ट स्टोरीज, आपने यही क्यों पिक किया, अनकन्वेंशनल स्टोरीज, और फिर फॉर्मेट भी वो जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है? इसके 2 तरह से जवाब मैं दे सकती हूँ। पहला जवाब तो ये कि क्योंकि मुझे कहानी सुनानी थी, आई वुड पिक द ईजीएस्ट फॉर्मेट अवेलेबल टू मी। अगर मैं ड्रामा बनाने की कोशिश करूँ जिसमें अनकन्वेंशनल स्टोरी है, मुझे बहुत सी रेड टेप से गुजरना पड़ेगा, बहुत से 2000 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वर्सेस मैं एक प्राइवेट प्रोड्यूसर ढूंढती हूँ और मैं अपनी तरह का प्रोजेक्ट अपनी मर्जी का थोड़ी इंडिपेंडेंस के साथ बना सकती हूँ। दैट वाज 1। और नंबर 2 इसी से रिलेटेड ये है कि मुझे ना कहानी में मिलावट नहीं करनी थी, एटलीस्ट इनिशियली, आई डोंट नो लेटर कभी शायद करनी पड़ जाए, लेकिन मुझे ये नहीं करना था कि इसको यूं कर दें तो ये ज़्यादा बिकेगा, इसको यूं कर दें तो ये ज़्यादा बिकेगा। मुझे जितनी ईमानदारी से मैं कहानी सुना सकती थी वो वाला फॉर्मेट चाहिए था, एंड शॉर्ट फिल्म वाज द मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्मेट दैट आई कुड फाइंड। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमें ये बताएं ऑन अ लॉन्गर टर्म आप क्या सोच रही हैं, आपने फीचर फिल्म्स के कभी की तरफ आने का सोचा? क्योंकि सिनेमा अभी हमारे पाकिस्तानी सिनेमा काफी जो है ना लोगों ने जाना छोड़ दिया है, नेटफ्लिक्स और इस तरह की चीजें, कोविड उसकी एक बड़ी रीजन है। हाँ, वो ट्रेंड बेसिकली खत्म हो गया। काफी अरसा पहले हम अपनी पूरी फैमिली के साथ फिल्म देखने गए थे। मुकीत, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मेकिंग अ फीचर फिल्म। मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि शॉर्ट फिल्म मेरी रिहर्सल चल रही है, मैंने असल में फीचर फिल्म बनानी है। ये ट्रेलर्स हैं बेसिकली, ये अभी ट्रेलर चल रहा है। सो मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है एक फीचर फिल्म की, और अब मुझे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा है जो कि पहले मैं अवॉइड कर रही थी, बट नाउ आई थिंक आई कैन डू इट, बिकॉज इतना पोर्टफोलियो बन गया है कि किसी को काम दिखाना हो या कॉन्सेप्ट समझाना हो तो समझा पाऊंगी। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। इंशाल्लाह। अच्छा, स्टोरी बताना आपका पैशन था, आपने इसको अडॉप्ट किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हर चीज़ का, हर फील्ड का कोई ना कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, हर बंदा उस फील्ड में पढ़ सकता है, एक्सेल कर सकता है, उसके बाद जो है वो उस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। वो लोग जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, जो आना चाहते हैं डायरेक्शन में, फिल्म मेकिंग में या इवन शॉर्ट फिल्म मेकिंग में, वो क्या करें, वो किस प्लेटफॉर्म पे जाएं, कैसे स्टार्ट करें अगर उनके पास पैसे भी नहीं है?
मैं बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज लोग बहुत डिस्करेज होते हैं कि जी हम फिल्म स्कूल नहीं गए तो अब हम डायरेक्शन नहीं कर सकते हैं, हमने ये पढ़ाई नहीं की है, तो मैंने MBA किया हुआ है, मैंने कोई फिल्म की पढ़ाई नहीं की है। सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट। अगर आपके पास पैसे हैं, आपको वालिदैन इजाज़त देते तो जाके फिल्म पढ़ लें, अगर नहीं वो कर पाते हैं तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी सेट पे जाके निचले लेवल से स्टार्ट कर दें। बिल्कुल। इफ़ यू आर टैलेंटेड, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड है, हो ही नहीं सकता कि आप राइज ना करें और बहुत जल्दी राइज ना करें, बिकॉज पीपल विल पिक यू अप वेरी क्विकली। यू वेरी, मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया, एक्चुअली मैंने एज एन एक्टर स्टार्ट किया, उसी सेट के ऊपर मैं एक्टर भी थी और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी। सो इनिशियली आपको, आप रातों रात स्टार बनने की, जो आई थिंक द बिगेस्ट ट्रैप फॉर पीपल नाउ डेज, या छोटे लोगों के लिए, मेरे से उम्र में कम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो होंगे कि पहला दिन हमारी स्क्रीन पे तस्वीर आएगी और बस अगले दिन सुबह तक पोस्टर्स लगे होंगे, लोग सेल्फीज में ना लेंगे, ऑटोग्राफ ले लेंगे। आप अगर स्लो प्रोसेस में बिलीव करें ना और लगे रहें, छोटा छोटा टुक 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 लगे रहे, यू विल मेक इट। अच्छा, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया जब आपने कहा कि भाई मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी है? ये मेरा सवाल था। कोई बात नहीं, मैंने पूछ लिया, वो फिर भी आंसर करेंगी। हाँ, मेरी फैमिली ने इनिशियली जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, फ्रैंकली हमारी फैमिली में बिल्कुल कोई कल्चर नहीं है इस तरह का। नॉर्मली ज्यादातर फैमिलीज की यही स्टोरी होती, नहीं होता। हाँ, तो एज एन एक्टर मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, बट बिहाइंड द कैमरा तो मेरी, ऑनेस्टली मैं हंस रही थी, मेरी अम्मी आज मुझसे सुबह पूछ रही थी, कहती थी तुम्हारा इंटरव्यू है किस बारे में? मैंने कहा आप भी देखें ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा, ये भी, हाँ सॉरी, ये डोमिनेंट है पूरी दुनिया में कि हम जो क्रू कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं ना, उसको रिकग्निशन या उसकी बातचीत करते ही नहीं है। हम सिर्फ उस शक्ल को देखते हैं जो कैमरे के सामने है। और लोग समझते हैं कि ये जो कैमरे के सामने बैठा हुआ है, ये मतलब अपने आप में एक पूरा स्टार है, एक वन मैन शो चल रहा है, दुनिया की सब चीजें आती हैं, ये खुद ही कैमरा कनेक्ट करता होगा, ये खुद ही सारी बातें करता होगा, खुद ही मेकअप करता होगा, मतलब सारी चीजें ऑटो पे लग जाती हैं। दिस ऑफ कोर्स एक्टर्स आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, लेकिन अगर उस एक्टर का मेकअप ठीक ना हो, अगर उस एक्टर की साउंड सही रिकॉर्ड ना हो रही, अगर उसका मुंह सही लाइट ना हुआ हो, मेरी तरफ क्यों कहा? एक्चुअली ये मुझे अपनी तरफ करना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं है। मुकीम, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। सो आई फील लाइक कि उसमें हमेशा यू शुड रिमेंबर कि एक कोई 100 लोग कैमरे के पीछे होते हैं और एक इंसान कैमरे के आगे होता है। बिल्कुल। और ये टीम वर्क होता है जिसका सारा बर्डन एक बंदे की डिलीवरी पे होता है। अगर एक बंदे ने काम खराब कर दिया तो समझे सब गए काम से। अब उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया, ये मुझे नहीं पता, ये दिस इज नॉट ऑन मी, दिस इज नॉट ऑन मी। बट गाइस, बहुत सारे एक एफर्ट होती है डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, जो काफी एक मेहनत के बाद, ट्रस्ट मी, जब हम एक्टर्स पहुंचते थे हमें खाली स्क्रिप्ट की टेंशन होती थी कि किया हुआ सीन बस ठीक है, लेकिन मारिया का एक्चुअली वरीज होती थी शक्ल पे कि मैं ये दिन कैसे शुरू होगा, सब टाइमली पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि एक्टिंग और इसे मिलके लेके चलना। लेकिन बात इस पे आ रही है मेरी कि मैंने ये देखा कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर या जो डायरेक्टर्स होते हैं वो खुद रिफाइंड एक्टर्स बन चुके होते हैं, क्योंकि वो लोगों को कॉन्स्टेंटली अपने मॉनिटर पे जब देखते हैं तो उन्हें पता है कि ये सीन कैसे होना चाहिए था और इसने कैसे किया। तो डोंट यू थिंक कि अभी आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स जब आप थोड़ा सा और प्रोग्रेस करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिंग इतनी रिफाइंड हो चुकी होगी कि एक दिन आएगा कि आप बोलेंगे मैंने टेंशन छोड़नी और मैंने भी एक स्टार बन के फिरना है? अच्छा, मुझे स्टार से ज्यादा, आई वोंट लाई, मुझे एक्टिंग करने का अभी भी शौक है भाई। बिल्कुल। इफ समबडी गिव्स मी अ रोल दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, मैं जरूर करना चाहूंगी। लेकिन अगर आप मुझे वही रोल दे रहे हैं कि एक लड़की होती है, फिर वो दोनों बहनों को एक ही भाई से प्यार हो गया, मुसीबत मौत पड़ गई, तो वो मुझे नहीं करना है। अच्छा, आपका ड्रीम रोल क्या है अगर आपको लेट्स सपोज एक्टिंग का चांस मिलता है? अच्छा, अगर मुझे एक्टिंग का चांस मिले और मेरा ड्रीम रोल होगा कि मैं कोई ना वो प्ले करूं, गैंगस्टर। अच्छा, यार ये मेरा भी बहुत फेवरेट जानर है। उसमें जरा एक्शन नहीं, वो जो होते हैं ना जरा जो डील्स कर रहे होते हैं और सारे बैड एस टाइप का जो बेसिकली इमेज होता है, वो मेरा भी बड़ा शौक है। और उसमें आपके पास मार्जिन बड़ा है खेलने का, यू नो, कि कोई एक दो मुक्के चुक्के भी मार दूं और बीच में आपने तिनका रखा हुआ मैं कहा जी बदमाश असल में मैं हूं, इस टाइप का। अच्छा, ड्रीम फिल्म क्या है आपकी? आप क्या रोमांटिक कॉमेडी की तरफ ज्यादा सोच रही हैं या आप इसी तरह सोशल इश्यूज पे ज्यादा सोच रही हैं, टची चीजों पे ज्यादा, इमोशनल पे? क्या आपने जनरली, हु इज मारिया एज अ विजुअल स्टोरी टेलर? मैं मुकीत ऐसे नहीं सोचती हूँ कि जॉनर क्या होगा, रोमांटिक कॉमेडी होगा, हॉरर होगा, एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। एज लॉन्ग एज लाइक आई सेड
मुझे कहानी सुनाने, सो आई टेल यू सिंपली पुट, मुझे ना लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेट्स के ऊपर कहानी सुनाने का शौक है। इंसान के जो ऊपर की लेयर है, उसका अंदर का जो इंसान है, उसकी कहानी सुनाने का शौक है। अब वो रोमांटिक कॉमेडी भी हो सकती है, वो इमोशनल ड्रामा भी हो सकता है, थ्रिलर भी हो सकता है। अच्छा, ये जो अंदर की सोच होती है उसको आप क्या ऐसे पोर्ट्रे करती है? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि वो एक बंदा चुप करके बैठा हुआ है और उसके पीछे फनी फनी साउंड्स आ रही है, अबे ये तूने क्या कर दिया, इस तरह की आवाजें आ रही होती है नॉर्मली। सो बेसिकली ऑफ कोर्स हर कहानी के हिसाब से उसको करना पड़ता है। बहुत सी बारी सिर्फ खामोशी से, बहुत सी बारी हो सकता है गुस्से से, आवाज़ से, आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, शायद आपके जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है उसके थ्रू, अ लॉट ऑफ द टाइम सिर्फ साउंड के थ्रू, सो दैट इट टेक्स यू यूज डिफरेंट टूल्स। बट हाँ, फर्क ऐसे नहीं होता कि मैं आपको बता, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट स्टोरी टेलिंग जिसमें आप ऑडियंस को बताएं कि आपने इस वक्त ये सोचना है। True that. I let them think. परसेप्शन उन पे छोड़ देंगे, वो किस तरह इसे कंसीव करते हैं ओवरऑल प्लान को। फेवरेट एक्टर कौन सा जिसके साथ आप डेफिनेटली काम करना चाहती हैं एज अ डायरेक्टर या एज एन एक्ट्रेस? या मेरे अलावा मेरे अंदर तो आपको इमोशनल ड्रामा भी मिलेगा, रोमांटिक कॉमेडी, सब कुछ मिलेगा। अच्छा, सो इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान फेवरेट एक्टर, I would say Numan Ijaz, but he's too senior. I don't know, maybe one day, but I really like his work. Sania Saeed, Nimra Butcha, and amongst the new people, Sajjal. I think she's a wonderful very natural, very natural. हाँ, बिल्कुल सही। We wish you all the best और हम दुआ करते हैं ये सारे लोग आपके साथ बहुत जल्दी काम करें और हमें भी फिर से मौका मिले, because it was fun doing that project with you. इनके कहने का मतलब ये है कि ये दोबारा फिल्म और ड्रामा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने इनको कंसीडर जरूर करना है। इमोशनल भी हूँ, सब कुछ, कॉमेडी भी हूँ, सब कुछ आपको एक पैकेज में आपने तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपनी फिल्म बताने। थैंक यू वेरी मच मारिया जावेद, आपके साथ बहुत अच्छी प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और सुबह पाकिस्तान में मेरा ख्याल है आज हमने ऑडियंस को आपका स्कोप भी बता दिया, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ना, वेरिएशन जितनी है आपकी पर्सनैलिटी में। और वैसे भी अगर ऑन सीरियस नोट बात की जाए तो वो लोग जो सीरियस था, अच्छा लेकिन जो लोग फिल्म मेकिंग की तरफ आना चाहते हैं, इवन जो एक्टिंग में भी आना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि अगर उनके बच्चों में एबिलिटीज हैं, अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनको सपोर्ट करें। मतलब वो फिल्म ड्रामा जो वो करना चाहते हैं लेट देम डू, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखें, लेकिन उनको इनकरेज करें कि वो अपने शौक को दुनिया के सामने लाएं। अच्छा, मैं मारिया की बात में कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स की रेजिस्टेंस होती है ना, ये बीइंग अ गाय मेरे ऊपर भी थी। मतलब शुरू में उन्होंने कहा कि ये क्या म्यूजिक में जा रहे हो और ये क्या टीवी और ये क्या ख्वाब देख रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जरा फिल्मी दुनिया में पेरेंट्स का आइडियल कैरेक्टर बच्चों का क्या होता है कि भाई हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो सोचते ही नहीं है कि बेटा सिंगर भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है। तो ये अपने आप में प्रॉपर फील्ड्स हैं, तो उनको जाने जिन लोगों को ये रेजिस्टेंस मिलती है ना, आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स को एक दफा प्रूव करके दिखाना है। बिकॉज जब तक मैं टीवी पे खुद भी नजर आया था ना उन्हें, तो वो सबसे ज्यादा शौक थे उसके बाद सपोर्ट शुरू हुई कि अच्छा इस टाइम से पैसे भी लेने खत्म कर दिए, अपने आप को खुद सपोर्ट कर रहा है। तो वो आपने खुद प्रूव करके दिखाने की बाउंड्रीज होती हैं खवातीन के लिए खास तौर पे, लेकिन बॉयज के लिए भी होती हैं। तो ये जब एक दफा प्रूव कर दो ना पेरेंट्स को कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया काम, तो तब आपको सपोर्ट मिलती है पेरेंट्स की, और इतनी ज्यादा मिलती है माशाल्लाह के मे बी उनकी दुआओं से ही। बहुत खुश हो रहे होंगे। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। मेरी रोज की एक डिस्कशन होती है आप लोगों से एनवायरनमेंट के ऊपर, कि ग्लोबल वार्मिंग और ये जो सारे सिलसिला चल रहा है, इसमें इंसान का एक बहुत बड़ा किरदार है जो कि इंसान नहीं निभा रहा अपने उसको। अल्लाह ताला ने आपको नेचर दी है, सब कुछ दिया, लेकिन हम इतनी डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, इतने दरख्त काट रहे हैं कि हमारे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, जो ग्रीन बेल्ट्स के इर्द फिरते थे ना, तो एकदम से आपको एक ठंडी लेयर आती थी। बेशक जितनी गर्मी, एक ठंडी हवा का झोंका आता था। हमने इतना डिफॉरेस्टेशन कर दिया कि इवेंचुअली हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करना शुरू हो गई है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ सड़कों पे फिर रही हैं, आज भी मैं देख रहा था इस्लामाबाद में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खास तौर पे जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती हैं, इंजन पुराने होते हैं, उनसे इतना धुआं निकल रहा होता है कि वो एनवायरनमेंट को इवेंचुअली जाके बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं। और ये जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये भी धुआं कोई ऐसे नहीं होता कि ये कोई बड़ा होम्योपैथिक धुआं होता है, ये भी लोगों को इफेक्ट कर रहा होता है। नहीं, वकील की तरफ देखने का मतलब ये नहीं है कि वकील इज अ स्मोकर, लेकिन फिर भी जो लोग सिगरेट पीते हैं, और इसके अलावा जो हम हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, हम पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो भी हमारी
ओजोन लेयर को जो चीज़ें मुतासर कर रही होती हैं, ये भी उनमें से एक चीज़ है। बहुत से हमारी आसानियों के लिए ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हैं जो हमारे माहौल को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, और उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर भी इजाफा कर रही हैं। और हेयर स्प्रे जो है वो सिर्फ ओजोन लेयर आपके के लिए नहीं, आपके सर की ओजोन लेयर के लिए भी बड़ा हार्मफुल है। जितने लोगों को मैंने देखे हेयर स्प्रे को ज्यादा कंसिस्टेंटली यूज करते हैं, उनके इवेंचुअली फिर बातें पीछे जाने शुरू होते हैं, फिर वो कहते हैं क्या करें। हाँ, फिर जब पूछो तो इतनी प्रोडक्ट की लिस्ट निकलती है कि ये हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिनकी आपके बालों की जरूरत नहीं होती, आपके बालों की एक नेचुरल फॉल है, या तो आप हेयर कट ऐसा कराएं कि आपके बाल उसी तरह टिके रहें, या फिर इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल छोड़ें जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक साबित होती है। ये वैसे बड़ा एक सीरियस मसला है जिसपे हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर एनवायरनमेंट पे फोकस करें मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी बात है। अगर आज एनवायरनमेंट पे बात हो जाए कि भाई आप रोज सैलाब की खबरें सुनते हैं, रोज सुनते हैं कि भाई गर्मी बड़ी हो गई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें हमारी अपनी कोताहियां और कमियां शामिल होती हैं। हमारी अगली जो गेस्ट हैं उनसे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फरजाना अल्ताफ शाह साहिबा। फरजाना साहिबा, वेलकम टू सुबह पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसी गुजरी है आपकी मॉर्निंग? जो हालात जा रहे हैं इस वक्त एनवायरनमेंट में, इस वक्त तो देख के सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं हासिल हो रहा। क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, और मैं पीटीवी का ये शुक्रिया अदा भी करूँगी कि ख़ास तौर पे इस मौसम में जब इस वक्त हम अपने साउथ में अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, नॉर्थ में हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो इस वक्त ज़रूरत है हमारे अवाम को और सबको मिल के काम करने की और आइंदा के लिए काम करने की। क्योंकि ये जो फिनोमेना इस वक्त हो रहे हैं सैलाब के या ग्लेशियर मेल्टिंग के या डिफॉरेस्टेशन के और साथ साथ दरियाओं के कटाव के, तो ये ऐसे हैं कि जो चंद दिनों में ठीक नहीं हो सकते और चंद दिनों में ख़राब भी नहीं हुए। तो इसको अगर हम इस नज़रिए के तहत देखें, सबसे पहले कि इतने ज़्यादा सैलाब तो आ रहे हैं, लेकिन शहरों में ज़्यादा सैलाब की वजह क्या है और वहाँ पे किस वजह से नहीं हो रहा। तो सबसे पहले एक बात होती है, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे हम बात करते हैं हमारी पुअर प्लानिंग, कि जब हम शहर डेवलप कर रहे हैं, उसमें रोड नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, या कुछ भी हम चीज़ें बना रहे हैं, तो हम एज ए अवाम ये चीज़ चेक नहीं करते कि क्या हम जहाँ घर बनाने जा रहे हैं वहाँ सही तौर पे सीवरेज का सिस्टम मौजूद है कि नहीं। जो हमारे घर से पानी निकलेगा या जो बारिश का पानी होगा, क्या उसके अखराज का निज़ाम सही तरीके से वहाँ बनाया गया है कि नहीं। तो सबसे मेन चीज़ तो ये आ जाती है कि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है, जब भी कोई अपना घर बनाने लगे वो ये ज़रूर देखे कि मेरे घर की बाहर गली में, सड़क पे सीवरेज सिस्टम का पाइप डला हुआ है कि नहीं डला हुआ। क्योंकि किसी हद तक हमारी म्यूनसिपलिटीज़ या गवर्नमेंट जो है शहरों के अंदर तो करते हैं, लेकिन जो ये प्राइवेट सेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है तो ये लोग अपनी सोसाइटीज़ में सीवरेज सिस्टम नहीं बना रहे, तकरीबन 90% नहीं बना रहे। इसमें अब आ जाती है बात कि हमारा रोल कहाँ आता है। एक हमारा सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, तो वो अगर सही रिलीजियसली उसको फॉलो किया जाए, जो ये इन्वायरमेंटल एजेंसीज अप्रूवल देती हैं, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, तो उसमें ज़रूरी होता है कि उसमें जो आप चीज़ें कमिट करते हैं उनको पूरी करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि दो चीज़ें, एक सीवरेज सिस्टम और दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका शिद्दत से फुकदान है हमारे इन तमाम आबादियों में। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हम सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से हमारे चौक कर जाते हैं, नाले जो होते हैं या जहाँ भी, और फिर साथ ही ये होता है कि हम ये जो घरों से कचरा निकालते हैं, आबादियों की सफाई होती है, वो कचरा निकालते हैं, उसको जहाँ हमारा दिल चाहता है हम फेंक देते हैं। हम मन मौजी आज़ाद किस्म के लोग हो चुके हैं, पता नहीं क्यों हम ये अपना भूल रहे हैं हमारा मज़हब क्या कहता है और हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है। तो इस चीज़ को भूल के हम कचरा फेंक देते हैं। अल्टीमेटली जब इस मानसून में सैलाब होते हैं, और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत बढ़ रही है। क्यों? आबादी बढ़ रही है, कचरे का लोड बढ़ रहा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा आसाइशें तो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन उन आसाइशों को सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आलाइशों की शक्ल में वो नहीं किया जाता। फिर अभी आप इस वक्त ईद कुर्बान गुजरी है, उसमें आप देखें कि हमने मुसलमान होते हुए कुर्बानी तो का फ़र्ज़ तो अदा किया, क्या अपने स्टेट की तरफ अपना ये फ़र्ज़ भी अदा किया कि वो जो गंदगी या आलाइशें थी उनको ठिकाने लगाया कि नहीं, और उससे किस कदर बीमारियां फैलेंगी, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया फ़िक्रिया है। दूसरी बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ये जो अर्बन फ्लडिंग या सीवरेज का सिस्टम ना होने की वजह से जगह जगह जो बारिश का पानी जमा हो जाता है,
इसका एक बहुत सीवियर इम्पैक्ट आता है लॉन्ग टर्म में कि हमारा पीने का पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। घरों में हर किसी ने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं, ट्रू, पीने का पानी वहाँ जमा किया होता है, जब बारिश का पानी आएगा वो उसके साथ मिक्स होके तो आपको तो पीने का साफ पानी में असर नहीं रहेगा। तो ये अर्बन फ्लडिंग का काज क्या है, इसको हम सबको मिलके बैठ के सोच के और हर एक ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। अगर हम छोड़ दें कि जी ये गवर्नमेंट का या इदारों का काम है, नहीं, हर शहरी जो अपना घर बना रहा है किसी भी आबादी के अंदर वो ये ज़रूर चेक करे, वो अपनी सोसाइटी के ओनर से जाके पूछे, वो म्यूनसिपलिटी से पूछे जी मेरे घर का फुजला और कचरा कहाँ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। दूसरी जो चीज़ बात आप बड़ी अच्छी कर रहे थे कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर रहे। एक दरख्त कटा, साल बाद 2 कटे, 4 कटे, होते होते हमने कितने दरख्त काट रहे हैं। और साथ ही एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी इस साल हमारे मुल्क में हुई कि हमारे जंगलात में आग बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि जून के महीने में कुछ एपिसोड्स हुए हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के, तो उसमें भी जंगलात में आग लगने के बाद क्या से भी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं और उसके साथ साथ उन जंगलात की कमी से भी एनवायरनमेंट पे क्या असर आता है। फिर जब शदीद बारिश पहाड़ी इलाकों में होती है, जंगलात ना होने की वजह से पहाड़ों का कटाव शुरू होता है। अल्टीमेटली मोस्टली पहाड़ी इलाकों के अंदर से हमारे खूबसूरत दरिया आते हैं, उन दरियाओं में तुग़यानी आ जाती है। तो ये एक पूरी चेन है इस किस्म के हम कहें डैमेज की, क्लाइमेटिक चेंज की, जो अल्टीमेटली काज करती है हमारी इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से। बिल्कुल, और बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि जिस तरह से दरख्त जिस रफ्तार से कट रहे हैं, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी में जो ज़रूरियात हैं हमने उनको दरख्तों के काटने से मंसूब कर दिया। हमें पूरे घर में रेनोवेशन भी लकड़ी की चाहिए, हम कागज़ों का भी बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए दरख्त कटते हैं। तो हम ये नहीं सोचते कि हम अपने माहौल को कितना नुकसान पहुँचाएंगे अपने एक घर को डेकोर करने के लिए, या अगर हम एक जो रिम होता है पूरा पेपर्स का, अगर हम वो ज़ाया कर देते हैं तो हम कितना अपने एनवायरनमेंट का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जिसको कहते हैं ना अनइंटेंशनल डैमेज है, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसके अलावा आपने कंटेमिनेटेड वाटर की बात की, वो पीने के लिए तो जाहिर है नुकसान है। मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालें कि जब हमारी फसलें उस पानी से सैराब होती हैं तो वो कैसे जहर की सूरत में हमारे जिस्मों में जाता है। उसमें एक चीज़ जो ये फसलों का मैं एग्जांपल दूंगी, कुछ हमारे बड़े शहर ख़ास तौर पे कराची वगैरह हैं या पंजाब में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारा बहुत सारा सीवरेज का पानी हमारी नहरों के अंदर या इरिगेशन चैनल्स के अंदर जा रहा है। तो वहाँ पे जब ये पानी इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर पे सब्जियों को उगाने के लिए, फसलों का तो अगर हम कहें जो गंदम या मकई या दूसरी फसलें हम हासिल करते हैं वो थोड़ा सा फिर रेजिस्टेंस उनमें आ जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारी जितनी सब्जियां इस किस्म के पानी पे उगती हैं उसके अंदर हमारे सीवरेज के अंदर एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड काज करता है। तो वो सब्जियां जो इस किस्म के पानी पे ग्रो करती हैं और उनको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए प्रॉपर धो के या इस तरीके से, तो उनसे आप देखें हमारे टाइफाइड के कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। फिर इसी तरह ये कंटेमिनेशन हमारे ड्रिंकिंग वाटर ग्राउंड वाटर में जा रही है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है। आपको इस वक्त कहाँ किस शहर में पीने के लिए साफ़ पानी नलके से मिल रहा है, क्योंकि ये सारे सोर्सेज कंटेमिनेट होते हैं। और ये जो प्रैक्टिस हमने शुरू की हुई है कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज की, एक तो अब अक्सर सैंपल लेके हम देखते भी हैं तो ये हमारा बहुत हद तक जो अंडरग्राउंड स्टोरेज पानी काफ़ी अरसे तक रहता है तो वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। और जो देही इलाकों की मैं बात करूँ तो देही इलाकों में भी वहाँ पे तो सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ही नहीं होता। तो वो अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने सेप्टिक टैंक्स वगैरह इस तरीके से बनाते हैं कि वो भी वाटर टेबल कंटेमिनेट कर देते हैं, और उसकी वजह से भी आपका ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड है। और बाकी चाहे सारे पैरामीटर्स पानी के अंदर हम कहें जी मिनरल्स पूरे हैं, इसके हैवी मेटल्स ठीक हैं, विद इन लिमिट्स हैं, लेकिन अगर उसमें एक माइक्रोबियल कंटेमिनेशन आ गई तो ख़ास तौर पे हमारे बच्चे इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं बच्चों में जी इस सावन के मौसम में बहुत ज़्यादा हैज़ा की वबा फूट पड़ी, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बच्चों को वॉमिटिंग हो रही है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये इन्वायरमेंट से लिंक्ड है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें अपने इर्द गिर्द खुद से ठीक करना शुरू कर दें तो मैं नहीं समझती कि हम इन चीज़ों को सही तौर पे तदारक ना कर सकें या इनको सही तौर पे हल ना कर सकें। और इसमें सबसे ज़रूरी है एक चीज़ कहूँगी आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से, अवेयरनेस, कि हमारे मीडिया को चाहिए कि कम से कम
ये तो हमारा PTV चैनल है, लेकिन बाकी भी जितने मीडिया चैनल्स हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैं चाहे सौती निज़ाम वाले हैं, कि वो कम से कम आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ कि इस मौसम में ख़ास तौर पे हमें पानी की निकासी का इंतज़ाम अपने घर से मोहल्ले शहर जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी है हम ज़रूर करें। फिर ख़ास तौर पे हम जो जाते हैं कचरा फेंकने इधर उधर, ये इस कदर हम ज़ालमाना रवैया मैं इसको कहूँगी इख्तियार कर चुके हैं, जबकि हमारा कुरान कहता है और हमारा मज़हब कहता है अत्तहारतु निस्फुल ईमान। बिल्कुल। तो सफाई जब आधा ईमान है तो खुदारा आधा ईमान तो पूरा कीजिए। अपने कचरे को घर से बाहर निकालने तक जिम्मेदारी मत कीजिए, उसको सही तरीके से ठिकाने लगाएं। फिर एक और मैसेज आज बड़े अरसे बाद दोबारा देना चाहूँगी कि जो हमने इस्लामाबाद में शॉपिंग बैग बैन किए थे, हमारे आपके गटर्स, आपका सीवरेज सिस्टम, आपके नाले ये चोक कर देते हैं जब आप शॉपिंग बैग जगह जगह फेंक रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद में इसके इस्तेमाल पे मुकम्मल पाबंदी आयत है। तो मैं अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये जी प्लास्टिक बैग आपने बैन तो किए हैं लेकिन ये आप चेक क्यों नहीं कर रहे? तो मैं इसमें कहती हूँ ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना भी तो जुर्म है। ट्रू। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर ट्रैफिक के इशारे पे एक पुलिस वाला खड़ा हो और आपको रोक के कहे कि सिग्नल तोड़ना जुर्म है। बायसियत मुहज़्ज़ब शहरी, जिम्मेदार पाकिस्तानी और सबसे बढ़ के एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह तो हमें हर जगह देख रहा है ना, तो हमें ये अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और इस्लामाबाद शहर हमारा कैपिटल सिटी है, तो इसमें अगर हम एक छोटा सा हमारा इखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है कि हम शॉपिंग बैग इस्तेमाल ना करें, तो कम से कम ये करना बंद कर दीजिए। क्योंकि हम डोर टू डोर चेकिंग भी कर रहे हैं गुज़िश्ता 2 साल से और उसको कर रहे हैं, लेकिन इन शॉपिंग बैग की वजह से इस वक्त आप देखें जब इसको फेंक दिया जाता है, बाज़-औक़ात इसमें कचरा डाल के फेंका जा रहा है, बाज़-औक़ात रैंडमली फेंका जा रहा है। तो ये शॉपिंग बैग इस वक्त सबसे बड़ा मैं कहूँ कि मुजरम है या कल्प्रिट है कि जो हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं, हमारे चोक कर देते हैं, आपके गटर चोक हो जाते हैं। अभी इन दिनों में बारिश हुई है, शहर में हम लोग निकलते रहे हैं, हमारी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें इवन ईद के दिनों में काम करती रही है। मैं उनको इस प्रोग्राम के ज़रिए अप्रिशिएट करूँगी कि हमारे जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे दे वर इन द फील्ड और वो जिस तरीके से काम करते रहे हैं। लेकिन हम शहरी ईद मनाते रहे हैं और हमारे इदारे काम करते रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी उनके साथ मिलकर करने की ज़रूरत है। और मैं कहूँगी कि खुदारा कम से कम इस्लामाबाद शहर में जो एक कानून है प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना करने का और ये कचरा जगह जगह ना फेंकने का, इस पे अमल करना हमारा इखलाकी और कानूनी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। मैम, सिंस वाटर कंटेमिनेशन की बात हो रही है, एक और चीज़ मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहूँगा। जिस तरह आप कह रही थी कि कहीं भी आपका घर बन रहा है तो आप मेक श्योर करें कि उसका सीवरेज सिस्टम कहाँ जा रहा है। अब बनीगाला हमारा थोड़ा सा अनप्लान्ड है क्योंकि वो सीडीए सेक्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आता, तो वो करते करते हुआ क्या कि उधर की प्लानिंग जब भी पूछे तो सब कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपके सीवरेज जा कहाँ रहा है, सब कहते हैं हमारा अंडरग्राउंड कोई सिस्टम है जहाँ सारा जाता है। बट मेरा नहीं ख्याल वहाँ जा रहा है, बिकॉज मैं रावल डैम जब भी फिशिंग के लिए गया हूँ उसके आप कभी हालात देखें ना उस पानी के, उस पानी क्वालिटी की, तो इतना पोल्यूटेड है, मतलब उसमें बहुत कुछ आ रहा होता है। क्या उसमें से रहने वाली फिश, जब आप, क्योंकि सब्जियों का आप बता रही हैं उसमें बैक्टीरिया आता है अगर उस पानी से ट्रीट हो, अगर हम फिश खा रहे हैं उस पानी की, क्या वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है? और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसका रोल क्या है, जितने भी इश्यूज है ज़ाहिर आपकी टीम के नॉलेज में होंगे, वो किस तरह से इनको एड्रेस कर रहे हैं? इसमें एक तो मैं ये चीज़ बताऊंगी, जो हमारा इस्लामाबाद का रावल डैम और सिमली डैम जो है ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वायर्स हैं और बेसिकली जो बनाए गए थे इसका कैचमेंट एरिया ऊपर पहाड़ों से बड़ा साफ़ सुथरा पानी आता है। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन या ग्रोथ हो गई है इस अपस्ट्रीम, खासतौर पे बाराको या बनीगाला इस सारे एरिया की हम बात करें तो ये सारी अनप्लान्ड है। तो इसको काफ़ी हद तक हमारे जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे हम छोटा मोटा सिस्टम डाल भी रहे हैं सीवरेज का, और अभी एक प्लान भी है कि वहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे हट के एक सबसे बड़ी वजह इंक्रोचमेंट, अगर हम कराची शहर में बात करते हैं कि इंक्रोचमेंट हुई है तो इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारी जगह पे इंक्रोचमेंट मौजूद है। और इंक्रोचमेंट कौन करता है? हमारे जैसे लोग, हम लोग। पहले हम पब्लिक हैं फिर हम किसी और टाइटल को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें रावल डैम की हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी है, हमारा वासा डिपार्टमेंट जो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ से सप्लाई करता है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसकी क्वालिटी मेरे महकमे के साथ मिलके वासा के साथ हम लोग चेक करके सप्लाई करते हैं। जहाँ तक यहाँ की मछली का सवाल पैदा होता है तो अभी तक कभी भी इस किस्म की कंटेमिनेशन वहाँ पे डिटर्मिन नहीं हुई और दैट इज़ सेफ फूड।
और इस्लामाबाद के शहरियों को और बाकी लोगों को भी एक अच्छा फूड मिल रहा है। लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल बजा है कि अगर इस किस्म से इतना पोल्यूशन लोड आता रहा तो इसका क्या फ्यूचर होगा। तो इसके तदारक के लिए भी हमारी अदालतें भी हमें बहुत मदद कर रही हैं कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं। तो चंद दिन पहले हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरगला हिल नेशनल पार्क के बारे में एक बड़ी डिटेल जजमेंट दी है और जो रावल डैम है वो भी हमारा मरगला हिल नेशनल पार्क का हिस्सा है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इसमें भी जो मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट हुई है उसके बारे में जजमेंट आई है कि कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद हमारी आला तरीन अदलिया का भी एक फ़ैसला है कि इस एरिया में एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। तो इस किस्म के सपोर्ट भी मौजूद है, लीगल टूल भी मौजूद हैं, टेक्निकल टूल्स भी मौजूद हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। अब जैसे मैं रावल डैम की एक आपको और मिसाल देना चाहूँगी। आज से काफ़ी अर्सा पहले वहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए बोट्स चलाई गई थी। तो जब हमने वो सर्वे किया, पानी की क्वालिटी और उन बोट्स के चलने का मैकेनिज़्म देखा तो वो बोट्स बंद कर दी गई। हम 3-4 महकमे, स्मॉल डैम वाले, इरिगेशन डिपार्टमेंट, CDA एंड EPA, हमने मिल के चेक किया कि किस इंटेंसिटी की मोटर वहाँ चल रही है और उसकी वजह से जो वहाँ पे मुसलसल एक कहूँ कि इंतशार पैदा हो रहा था पानी के अंदर, उसकी वजह से DO एक वर्ड होता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, वो कम हो जाती है। फिर रावल डैम के अंदर बहुत सारे कुदरती पौधे उगे होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ख़ास ऑक्सीजन का लेवल चाहिए होता है और यही ज़रूरी है वहाँ की फ़िश के लिए भी। तो इन चीज़ों को हम रेगुलर मेंटेन करते हैं, लेकिन स्टिल आपका जो तफक्कुर है वो बिल्कुल बचा है कि अगर ये लोड कम ना किया गया तो हमारा रावल डैम भी डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए कोरंग रिवर जहाँ से आ रहा है उसके इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल, इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है और बहुत ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं आपकी फरजाना साहिबा, आपके इदारे की। हम खराज तहसीन हैं बतौर शहरी के, हम लोगों की बेहतरी के लिए आप और आपका इदारा इतना काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फरजाना अल्ताफ साहिबा। नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक पैगाम देना चाहूँगी कि अदारे उस वक़्त तक ख़ास तौर पे माहौलियाती पोल्यूशन को कम करने में कामयाब नहीं हो सकते जब तक हर शहरी मिलके हमारे साथ काम नहीं करेगा। और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म भी है, शिकायतें हमारे पास आती हैं, हम उनके हल के लिए भी जाते हैं, लेकिन खुदारा जहाँ कहीं घर बनाएं, जहाँ कहीं रहना शुरू करें, ज़रूर चेक करें कि आपके घर का कचरा कहाँ जाएगा। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपके साथ एक और प्रोग्राम जरूर करेंगे ताकि मजीद अवेयरनेस हम अपने व्यूअर्स को दे सकें। एक छोटे से ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स। बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही थी ब्रेक से पहले और हम जब अपने माहौल को साफ रखने की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसकी बात ना हो तो मेरा ख्याल है कि हम कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब हमारी ज़िंदगियों का बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत सी दूरियाँ भी पैदा कर दी हैं। एक कमरे में 5 लोग बैठे होते हैं, सारे अपने अपने फ़ोन पर लगे होते हैं। एक वक्त हम देखते थे कि मोहल्ले में एक TV होता था, पूरा मोहल्ला या पूरा ख़ानदान जमा होता था रात 9 बजे का खबरनामा सुनने के
लिए या एक जो ड्रामा लगता था उसको देखने के लिए। इवन ईद की ईद अगर कोई फिल्म लगती थी तो सब लोग जमा हो जाते थे। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने हमें फोन पे कनेक्शन की बात करें तो शायद करीब कर दी है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो हम दूर हो गए हैं। हम अपने फोन में लगे रहते हैं या अपने लैपटॉप में टीवी में लगे होते हैं, हम पूछते नहीं है हमारे घर वालों की तबीयत कैसी है, हमारे दोस्त रिश्तेदार कैसे हैं, अगर वो हमारे साथ भी बैठे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। और बहुत एक मुझे तो लगता है बहुत डिस्कनेक्ट कर दिया कि आप खाना भी खा रहे हो उसमें भी कुछ देख रहे हो, हर कोई अपने मोबाइल पे कोई वीडियो लगा के बैठा हुआ है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पिछले वाले के मोबाइल की आवाज आ रही है और उस पर कुछ ऊंचा लाउड लगा हुआ है और आप सोना बहुत सारे इस तरह के डिस्कनेक्शन है कि वो बेसिक जो एथिक्स ऑफ सोसाइटी थे वो खत्म हो गए। कोई बात कर रहा है आप फोन पे जुड़े हो, यू नो बेसिक एथिक्स गायब हो गए सोशल मीडिया की वजह से। फायदे भी बहुत हुए हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत ज्यादा हुए हैं जो कि एज ह्यूमंस हम रियलाइज नहीं कर रहे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे देखो तो काफी डिस्कनेक्ट भी हुए हैं। इसी के लिए आज हमने जहमत दी है चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डॉक्टर नौरीन सहर साहिबा। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि हम बजाय करीब होने के, टेक्नोलॉजी को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाने के, हमने अपने लिए नुकसानदेह कर लिया। हम अपने बहन भाइयों से, माँ बाप से दूर हो गए, हमें घर वालों की खैरियत नहीं पता होती। क्यों हुआ ऐसा? एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल, ये एक टूल है। अब हमने ट्रेनिंग हमारी हुई नहीं, एजुकेशन हमारी है नहीं, अवेयरनेस हमारी है नहीं, तो चाकू को अगर हम चाकू को इस्तेमाल करने की अगर हमने ट्रेनिंग ना दी हो तो बजाय ये कि हम उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, हम उसको अपना हाथ काट लेंगे। इसीलिए जब हम बच्चों को या ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को जब हम चाकू देते हैं, बकरीद की बात भी है, ऐसे लोगों को जब हम चाकू देते हैं तो साथ में हम विजिलेंस भी रखते हैं, हम उनके ऊपर चेक रखते हैं कि भाई ये चाकू को जो है बोटी ही काटे, उंगली ना काट ले आपकी तरह। इन्होंने तो बोटी भी नहीं काटी, इन्होंने तो बिला वजह हाथ कटवा के अपना बस देखे ना, चाकू भी एक टूल है और उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारी सोशल अवेयरनेस और इसके बारे में जो राइट ओरिएंटेशन थी, उसके बगैर ही जो हम अपने बच्चों को, अपने इंडिविजुअल्स को ये जो टूल दे दिया है वो मिसयूज हो गया है। वो पॉजिटिवली इस्तेमाल होने की बजाय वो नेगेटिवली इस्तेमाल हो गया। मतलब अगर आप देखें तो देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑन दिस सोशल मीडिया, ऑन दिस यू नो ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, लेकिन हम उन फिंगर्स की टिप्स से हम आईटी के वर्ड नहीं खोल रहे, हम सॉफ्टवेयर की वर्ड नहीं खोल रहे, हम कंप्यूटिंग के वर्ड नहीं खोल रहे, हम सॉफ्टवेयर्स को नहीं सीख रहे, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस को नहीं सीख रहे जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने मुल्क का नाम बना सकते हैं, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जैसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इंडियन लोग, हम उसको और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग अब जैसे आपने कहा कि कुछ प्रोडक्टिव सीखने के बजाय हम डिपेंडेंट हो गए हैं, हमें हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आसानी चाहिए। यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना है, हमें कोई बाइक गाड़ी कुछ ना कुछ चाहिए। हमने अगर कोई चीज़ बनानी है, हम कहते हैं यार कोई मशीन ले आओ जो फटाफट बना दे, रोटी बनानी है बना दे, आटा गूंदे, बर्तन धोने हैं धो दे। हम इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट क्यों है? हम अपने हाथ से, बल्कि सुन्नत रसूल भी है कि आप अपना काम खुद करें, उसमें बरकत भी है, सवाब भी है, व्हाई नॉट? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चूँकि हम सोशल साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और हमारी नब्ज़ होती है कल्चर पे और लोगों के रवैयों पे। अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें देयर इज़ हमने वर्क की डिग्निटी को इस्टेब्लिश नहीं किया एज ए कौम। वो जो काम करने की अहमियत है और काम करने वाले को जो हमने डिग्निटी देनी थी वो हम नहीं दे सके। हम मसलन अगर आप अब्रॉड जाएँ तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई और हमारे लिए काम कर रहा होगा। वहाँ पे इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर कि आप अपना काम खुद करें। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान में वापस आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर वी आर ऑफ लोअर क्लास और ये हमारा काम नहीं है। बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे प्रोफेसर एक बात किया करते थे जो मुझे बड़ी याद आती है कि हमारे बुजुर्ग जब बात बताते हैं, ऑनर बताते हैं कि मेरा बेटा कैसी नौकरी कर रहा है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे जाता है, इतनी तनख्वाह मिलती है, काम कोई नहीं है। तो वो हमने अच्छी बात जी, तो वो जो काम कोई नहीं है को हमने बना लिया नहीं। हालांकि मैं ये एज ए उस्ताद ये समझती हूँ कि काम का आना एक अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू परफॉर्म दैट एक्टिविटी ऑनेस्टली एट अ गुड लेवल, तो असल में आप एलिवेट होते हैं, आप स्पिरिचुअली, आप इमोशनली और आप फिजिकली भी यू फील गुड। असल में आप कोई भी काम कर रहे हो और वो काम अच्छा हो, कोई बंदा कहे वेल डन, एक्सीलेंट, एक मिनट में आपके पहुंच जाए वो जमीन से ऊपर, यू गेट बूस्टेड। सो आई पर्सनली फील कि हमें हर लेवल के ऊपर जो काम की डिग्निटी को इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। मसलन मेरा क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना काम खुद कर रहे हों और सारे अपना काम खुद कर रहे हों, मिफ्ता साहब अपना काम खुद कर रहे हों, चाय का कप बना रहे हों जैसे अब्रॉड में होता है, साइकिल चला रहे हों,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि अवाम अपने खवास की आदतों को अपनाते हैं। You feel honorable when you actually actualize the values। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, हमारे यहाँ अवाम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते। देखिए हम अडॉप्ट नहीं कर पाते उन हैबिट्स को जो हमारे बड़े कर रहे हैं। क्यों? एक छोटी सी बड़ी मजे की बात, यार हमारा तो कल्चर ही अर्ली मॉर्निंग उठने का था, लेकिन ये जो हमने 12 बजे उठते हैं, रात देर तक हमें दुकानें चलानी होती हैं। हमने मिसकंसीव कर लिया मॉडर्नाइजेशन को। हमने ये कंसीव कर लिया कि लेट उठना और लेट सोना मॉडर्नाइजेशन है। हालांकि आई वाज देयर इन ऑस्ट्रिया, आई बीन मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, एंड आई वाज देयर इन वाशिंगटन डीसी, यूएसए में थी। मैंने देखा कि वहाँ पे जो जितने परफॉर्मिंग लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो रात को बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं अपना थीसिस लिख रही थी पीएचडी का, तो आई गेट अप एट 4 o'clock, और उसी वक्त मैं देखती थी कि जो मेरे साथ वाले जो नेबर्स थी, शी वॉज वर्किंग समवेयर, वो उस वक्त जॉब पे जाती थी। तो वो जो मतलब हम ये तो बड़ी हमारी ये जवाल पड़े, हम कितना मजलूम तसव्वुर करते हैं ना अपने आप को कि ओए सुबह सुबह उठ के जाना पड़ेगा। मैं ऐड भी करूं इस पे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पे एक रिसर्च भी थी। और I'm sorry, एक बात कर, ये जवाल की निशानी है, ये तरक्की की निशानी नहीं है, ये जवाल की निशानी है। यानी अर्ली उठ के नाश्ता करना और अर्ली 6 o'clock से पहले अगर आपने खा लेना। आज भी हम उसको कहते हैं कि यार ये कितने पेंडू लोग हैं, बस हम ये एक्चुअलाइज करते हैं, एंड वी हैव रीलर्नड ऑल दीज हैबिट्स इन अब्रॉड। और जब हम भी कर रहे होते हैं और हम जल्दी 9 साढ़े 9 बजे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो लोग हमें भी छेड़ते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, यार तुसी कौन सी लोग हैं। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं ऐड करूंगी, मैं कहती हूँ कि अब परिंदे शायद कानून कुदरत को हमसे बेहतर परसीव करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मगरिब के साथ ही अपने घरों को चले जाते हैं। क्या अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, लेकिन हम उसको अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए। ये सर की एक इन्होंने कोई रिसर्च का जिक्र करने जाए, मैं सिर्फ आपकी बात को ऐड कर दूं, याद रखिएगा जो भी कोई काम नेचर के प्रिंसिपल के अपोजिट होगा वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अब आप देख लें कि ये जो लेट उठने और लेट सोने की आते हैं, ना सिर्फ हम इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं, हम हेल्थ में बहुत डाउन जा रहे हैं, इमोशनली बहुत डाउन जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं। हमारे यहाँ कभी शुगर का, ब्लड प्रेशर का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी के इश्यूज हमारे कल्चर में नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये अभी वैसे ज़्यादा है। मतलब फ़नी बात, काम हम कर नहीं रहे, उठ हम रहे नहीं, कोई एक्टिविटी हम कर नहीं रहे, और कोई उस तरह से इन्वेंशंस के ऊपर भी हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम थक उनसे ज़्यादा गए हैं, स्ट्रेस हम उनसे ज़्यादा है, एंग्जाइटी उनसे ज़्यादा है, क्योंकि हम अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिवली हमने फोकस कर लिया। और हमें दोबारा से रीथिंक करके अपने आप को रिकनेक्ट करने की जरूरत है अपनी ओरिजिनल वैल्यूज से और इस्लाम की वैल्यूज से। सर आप रिसर्च का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक रिसर्च है वो कहती है कि इंसान जो सुबह 7 से 11 तक जो काम कर सकता है ना, वो पूरे दिन उसे लग जाएगा वो करने के। अगर आप इसका मतलब ये है कि जो मॉर्निंग शो कर सकता है वो दिन में नहीं कर सकता। और 11 बजे हम फ्री होते हैं, मेरे पास पूरा दिन होता है, मैं कहता हूँ इसके साथ अभी मैं ये करता हूँ, तो मेरा वो एक रूटीन ऐसी हो जाती है कि अब सोना नहीं है क्योंकि अब तो जाग गया है, तो काम करते रहो, तो वो एक प्रोडक्टिविटी लेवल आपका बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक दुनिया, देखिए अगर आप दुनिया से आगे निकलना चाहते हैं, एक कदम आगे निकलना चाहते हैं, आप दुनिया से पहले उठे। और वो जो टाइम है वो हाई एनर्जी और लो हैसल का टाइम है। जितनी प्रोडक्टिविटी आप वहाँ उस वक्त शो कर सकते हैं उतनी कहीं भी नहीं। मैं स्टूडेंट्स को और लिखने पढ़ने वाले लोगों को मैं एडवाइस करूंगी, बल्कि हर किसी को मैं ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज अर्ली बर्ड्स गेट्स द बेस्ट द रिवॉर्ड। तो आप जल्दी उठें, और जो काम आप हैसल से पहले कर सकते हैं वो आप कभी भी हैसल के दौरान नहीं कर सकते। और सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, एक्चुअलाइज करने के लिए फिनोमेनन को अर्ली उठना बहुत ज़रूरी है। मैम एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि लोगों का सोशल बिहेवियर जो है टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत चेंज हुआ है। पहले एज अ पर्सन टू पर्सन जो चीज़ें हम एक दूसरे को नहीं कहते थे, अब सोशल मीडिया पे क्योंकि हमें पता है मारनी पड़ेगी तो हम कह देते हैं एक दूसरे को, तो उसमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा उसमें इग्नाइट हो रही है, जबकि एज ह्यूमंस आप वो बिहेवियर कभी भी नहीं अपनाते थे आपस में। लेकिन सिंस सोशल मीडिया आप मुझे नहीं जानते, तो मैं जो भी कहना चाहूँ तो उसके ऊपर लाइक्स की खातिर आप जो भी कहना चाहो कह दोगे। इसको किस तरह केटर किया जा सकता है कि इसे सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ लाएं कि यार ये एक्चुअल ह्यूमन इंटरेक्शन है, रादर के सिर्फ नेट पे आपने लिख दिया, लोग हर्ट होते हैं, लोग मॉक होते हैं इसके ऊपर, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बड़ा आपने ज़बरदस्त उठाया। मैं सिर्फ इससे पहले एक बात बता दूँ, आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, डेफिनेटली मैं भी करती हूँ, मुझे तो अपने जॉब की रिक्वायरमेंट भी है कि कुछ टाइम के लिए बैठना पड़ता है। आप ज़रा गौर करें, जब आप एक्चुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप कम थकते हैं, बिल्कुल कम टायर्ड होते हैं।
लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर बिजी होते हैं तो आपका टायर्डनेस लेवल बढ़ जाता है, मीन्स आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, मीन्स आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, मीन्स आपकी बिहेवियर में, आपकी बॉडी में नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जब वो नेगेटिविटी रहती है और आप फिजिकली प्रोडक्टिव पॉजिटिव काम नहीं करते, यार ये हाथ से बर्तन धोना भी, मैं कहती हूँ, मुझे पूछ रहा था कि मैं बहुत थक जाता हूँ काम करके, इंटेलेक्चुअल वर्क था, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं कहती हूँ यार आपकी पर्सनालिटी 3 परत हैं, यानी बायोलॉजिकल है, इंटेलेक्चुअल है और इमोशनल है। तो आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट बहुत थक जाता है लेकिन आपका फिजिकल पार्ट थकता ही नहीं है, तो आपको नींद ही नहीं आती। लेकिन अगर आप क्या करें, शाम को आकर ऑनर को एक साइड पर रखें, अगर आप अपनी गाड़ी खुद धोना शुरू कर दें, गार्डनिंग करना, पानी देना शुरू कर दें, नंगे पाँव फिरें घास के ऊपर, तो आप फील करेंगे कि इंटेलेक्चुअली भी आप उस लेवल पे आ गए हैं कि यू नीड रेस्ट एंड फिजिकली भी। सो हमारा पर्सनालिटी का बैलेंस कम हो गया है, हमारा पर्सनालिटी का बैलेंस कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा सोशल बैलेंस बहुत जरूरी होता है। मोबाइल के भी बैलेंस की हम बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर नौरीन सहर साहिबा और बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि जिंदगी में बैलेंस लाने के लिए एक छोट है कि आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद शुरू कर दें। जो काम हमारे नबी पाक अपने हाथ से खुद करते थे, अगर आप वो करें, आप अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम उठे, मगरिब तक अपने सारे काम निपटा लें, तो आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन किस्म का चेंज आएगा। मेरा ख्याल है उस चेंज को आप फील भी करेंगे, आप लोगों को एडवाइस भी करेंगे और उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो मेरा ख्याल है कि अनकाउंटेबल है। और मैं ये भी कहूँगा सलमा, मैं खुद भी मॉर्निंग पर्सन ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने जब अपनी जॉब की रूटीन मेंटेन की, तो मेरी जितनी एंजाइटीज होती थी कि वो रात को इंसोम्निया जो होता था, वो ऑटोमेटिकली इतना थक के मैं घर आता था कि रात 11-12 बजे में सोता था, जिसमें सारे शौक थे कि तू ठीक है। अब वही रूटीन मेरी फिर से शुरू हुई है, तो मेरी एंजाइटी लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। द रीजन बीइंग सुबह आके आप एक प्रोडक्टिव शो करते हो, उसके बाद जब आप घर जाते हो अपने रिलैक्स होते हो। और सिर्फ घर नहीं जाना होता, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना होता है। आप और कुछ नहीं कर रहे ना, एक्सरसाइज कर रहे, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे भाई, आप स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, वो तो आपकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपकी एक्टिविटी भी रहती है, आप कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, डिपेंड्स कि आपका शौक क्या है। तो अगले जो हमारी मेहमान है, मेरा ख्याल है उनका तारुफ मैं बगैर किसी ताखीर के करवा दूं कि वो जनाब हैं एडवेंचर एथलीट हैं, बहुत कुछ कर चुकी हैं जिंदगी में, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। शी इज वेरी यंग माशाल्लाह। समर खान हमारे साथ हैं। हाउ आर यू समर? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो एंड एक्साइटेड टू सी यू, बिकॉज़ कल हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि खवातीन जो है ना वो स्पोर्ट्स में इतना वो इतनी हिम्मत नहीं होती, मैं किस तरह करूंगी। आपने किस तरह शुरुआत की और साइकिलिंग को इतना आगे लेके किस तरह चली आप? मैंने 4-5 साल पहले स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा अपना भी ताल्लुक पहाड़ों से, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी फैसिनेट करती थी कि उसको मैं कैसे डिस्कवर करूँ, वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। और फिर ये भी कि इतनी नेचुरल डेस्टिनेशंस होने के बावजूद भी हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे हैं और कोई ऐसी लोकल एग्जांपल नहीं थी जिसको मैं फॉलो करूँ फॉर साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग या स्नो बोर्डिंग वगैरह जो भी स्पोर्ट्स मैं करती हूँ। सो आई थॉट टू चेक इट। उस टाइम मुझे पता नहीं था मैंने प्रोफेशनली करना है, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज्ड कि मुझे इसी को प्रोफेशन लेके चलना है। लेकिन हम तो सुनते हैं खवातीन के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़े मसले होते हैं, खवातीन नाजुक मिजाज होती हैं। आपके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थी, फिर भी आपको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि नहीं यार ये करना है? और ऐसी जगह पे जहाँ लोग पैदल जाते हुए डरते हैं, आप साइकिल पे चली गई कैसे? मेरी पर्सनल कैरेक्टर, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लाइफ पे बहुत अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए, उसने मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया। क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, मैं आई वॉज वेरी शाई इंट्रोवर्ट पर्सन, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और जो सेंस ऑफ फ्रीडम आप फील करते हैं ड्यूरिंग साइकिलिंग थ्रू द माउंटेन्स, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट की उस चीज़ ने। और फिर मैं चाहती थी कि मैं किसी ऐसी प्रोफेशन से अर्न करूं, किसी ऐसी चीज़ को प्रोफेशन बनाऊं जिसको मैं इंजॉय भी करूं। आई लव व्हाट आई डू। तो आपको इसमें जितने भी चैलेंजेस आए, आप क्योंकि उसको इंजॉय करते हैं, आपका पैशन होता है, तो आप उस चैलेंजेस से ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ मुझे मोटिवेट रखती है, क्योंकि आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हल्की फुल्की चैलेंजेस आए भी तो खैर इट्स ओके। अच्छा, इसमें कुछ एक बाउंड्री ये भी है कि जब कोई लड़का साइकिल चला रहा है तो खैर है, जब लड़की चला रही है तो सारे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जो कि एक नेशनल फिनोमेना है कि यार वो लड़की साइकिल चला रही है तो क्या हो गया, लड़के भी तो चलाते हैं। इस चीज़ का कभी आपके सामने बैरियर बनी है कि नहीं अभी मैं इस इलाके में जाऊंगी तो यहाँ पे क्राउड ऐसा है, या आप ज़्यादा नेचर में ही आपने अपने फोकस रखा है? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सिटीज़ और माउंटेन्स दोनों जगह राइड करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको फॉर्म में। एक 1.5 साल पहले मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई थी रोड हरासमेंट की, तो ये चीज़ें हैं, रोड हरासमेंट है, लोग स्टेयर भी करते हैं, कैट कॉलिंग और फॉलो भी अक्सर करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है पाकिस्तान में साइकिलिंग का।
और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एलियनेटेड कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की पूरा हेलमेट ग्लव्स गियर पहन के जा रही है। पहले तो वो समझते आप अंग्रेज़ हैं, जब आपसे उर्दू में कम्युनिकेट करें उनको लगे नहीं लोकल है तो फिर आपको तंग भी करते हैं। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए जिसमें मेरी हाथापाई भी हुई है लड़कों के साथ, जिसमें मैंने उनको पुलिस में भी अरेस्ट करवाया। आपने सही फेंटी लगाई, मारा ठीक तरीके से? बस जो मेरे हाथ आए, क्योंकि राइट करते हुए मैं करी थी, एक हाथ से जितना मैं कर सकी मैंने किया, उसको एक्सपोज भी किया। सोशल मीडिया पे भी अक्सर मैं इन चीज़ों पे बात करती हूँ ताकि लड़की ये ना समझे कि वो अकेली हैं, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ है। जो भी घर से बाहर निकलते हैं हर खातून को ये फेस करना पड़ता है। कोई आपको तंग करे पकड़ के फेंटी लगानी है, छोड़ना नहीं है, रोध होके घर नहीं आना। और आपने बहुत अच्छा रवैया किया था, जो जिसने आपको छेड़ा था, वो जो आपकी वीडियोस वायरल हुई थी ना, मैं बहुत सपोर्ट में था, मेरा दिल खुश हुआ था देख के कि जब तक इस तरह नहीं ट्रीट होंगे ना ये लोग, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। हालांकि क्या है, एक मोड ऑफ कन्वेंस है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन उसमें स्टीयरिंग प्रॉब्लम और ये छेड़छाड़ ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। एज ए नेशन हम इस चीज़ को नहीं मानते और हम नहीं मान सकते कि हमारी कोई भी खवातीन जो स्पोर्ट्स में आगे आना चाह रही हैं, कोई भी उनसे पंगा करे। तो एज ए कम्युनिटी हमें इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए एंड वी अप्रिशिएट कि आप बोल्ड हैं और आपने इन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश की है। थैंक यू। अच्छा, आपको अमरीकी महकमे खारजा की तरफ से इनवाइट किया गया, आपने जिल बाइडन से मुलाकात की, खातून अव्वल थी, वो कैसा लगा आपको? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी शेयर करें ज़रा डिटेल में। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था और बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी कि मैं पाकिस्तान का बैज कैरी करके आया। वो स्टैंडिंग विद हर, मैं उनसे बात करी हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से, मैंने बताया पाकिस्तान से हूँ, मैं स्पोर्ट्स करती हूँ। और ये सारी चीज़ें, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, आपके स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करना इतनी दूर बुला के बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेशली साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग हमारे मुल्क में बहुत नया है। और अप्रिशिएट तो या उसको सेलिब्रेट करना तो दूर की बात, उसकी एक्सेप्टेंस और नॉलेज ही नहीं है कि ये चीज़ें हो रही हैं या कोई कर रहा है, या जो कर रहे हैं उसको एम्पावर मज़ीद कैसे किया जाए बेहतरी। तो ये अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज इनकरेजमेंट। आई स्पोक अबाउट माय वर्क, माय कल्चर, माय वैल्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों शेयर किए। और वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में हमें प्रॉपर एक बूट कैंप करवाया गया टू इम्प्रूव आवर स्पोर्ट्स स्किल्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्किल्स, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स कैसे की जाएं। और ये बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। पाकिस्तान में ये चीज़ें सीखने को बहुत कम मिलती हैं, या ये ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत कम मिलते हैं। सो वहाँ से मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितना ज़्यादा सीख सकूं और वापस आके उसको उतना बेहतरीन तरीके से डुप्लिकेट कर सकूं। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, आई वांट कि आप उनको बताएं कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही, क्योंकि बच्चों में शौक होता है। हम बहुत रेगुलर बेसिस पे इस पे बात करते हैं कि पेरेंट्स सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर देखना चाहते हैं, बच्चों को उस्ताद देखना चाहते हैं। वो सोचते नहीं है कि बच्चे का एक शौक है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, आप उसको पॉलिश करें, उसको फ्लरिश करने दें जो वो करना चाहता है। मैंने अपने 16 साल की एजुकेशन, मैंने मास्टर्स की अप्लाइड फिजिक्स में, तो मैंने उसमें कोई भी इतना खास लाइफ स्किल नहीं सीखा जिससे मैं सस्टेन कर सकूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, पब्लिक डीलिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल निगोसिएशंस आप कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती। सब कुछ मैंने स्पोर्ट्स में सीखा, नए कल्चर्स, कम्युनिटीज़ के बारे में। मेरे कैरेक्टर में जो ठहराव, स्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस आई है डिफरेंट एथनिसिटीज़ को लेके, वो तब आई है जब मैं उनसे मिली हूँ। तो आई वुड इनकरेज पेरेंट्स के स्कूल्स और जो उनका करिकुलम है उससे हट के उन्हें स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, टूरिज़म, रियल लाइफ में चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सिर्फ आपको स्पोर्ट्स सिखाएगी। टीम वर्क, रिस्पेक्टिंग ईच अदर इवन विद डिफरेंसेस। तो स्पोर्ट्स आपके बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करेगी, एक अच्छा शहरी उसे बना के एक प्रोडक्ट सोसाइटी में छोड़ेगी। और विदाउट फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कभी भी नरिश, आप कभी भी मेंटल जीनियस नहीं बन सकते अनटिल एंड अनलेस आप फिजिकली फिट क्यों ना हो। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन। अच्छा, साइकिलिंग और स्पेशली एडवेंचर साइकिलिंग जो है, जो आप करती हैं, इसे एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट पाकिस्तान में बनाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं कि इसमें खवातीन भी आना शुरू करें और इसे एज अ स्पोर्ट लेके चला जाए और इसे एक इंटरनेशनल लेवल पे किया जाए? इसके लिए क्या क्या चीज़ें? मुझसे अक्सर लड़कियां लड़के जो अब मेरी जर्नी देखते हैं या वो एक सक्सेसफुल इमेज देखते हैं कि ये बाहर भी जा रही है, अवार्ड्स भी ले रही है, तो शी इज़ डूइंग,
तो पूछते हैं हमने भी साइकिलिस्ट बनना है, हम कैसे प्रोफेशनली, हम पैसा इससे कैसे कमाएं। तो उससे रिलेटेड मेरे पास अभी भी कोई ऐसा सॉलिड आंसर नहीं होता, क्योंकि मैं खुद कैसे सस्टेन करती हूँ, मैं जितना मैंने गूगल यूट्यूब अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, ऑफर ट्रेनिंग्स, वो ट्रेनिंग्स पेड होती हैं। लेकिन ये सवाल वैसे हमारा भी है कि अगर आप साइकिलिंग करती हैं तो पैसे कहाँ से कमाती है? मेरे फैमिली वाले अक्सर पूछते थे तुम साइकिलिंग से पैसे कैसे कमाती थी, और मैं कहती मैं पेडल करती हूँ और पिछले टायर से 1000 रुपए का नोट। तो इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन स्पॉन्सर्स। अब और दूसरा ये कि सोशल मीडिया इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आप इतनी जितनी मर्जी बड़ी अचीवमेंट करें, जब तक आप उसको शेयर नहीं करते हैं, आपके एक कम्युनिटी बिल्ड नहीं होती जो आपको जानती है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो आपको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। आफ्टर सर्टन फॉलोइंग आई स्टार्टेड गेटिंग स्पॉन्सर्स, मुझे ब्रांड्स ने खुद अप्रोच करना शुरू किया, कोलैबोरेशंस शुरू की, जॉइंट वेंचर्स, तो उसके बाद थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी आई। नहीं तो मेरे पीछे स्टार्ट की 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल साइड जॉब्स भी करो, और फिर आप पहाड़ों पे जाओ, फिर पैसे सेव करो, फिर पहाड़ों पे जाओ, यानी शौक को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, बाइक का भी पूछना चाहूँगा कि बाइक्स वैसे आपको 20-25 हज़ार की एक डिसेंट बाइक मिल जाती है, लेकिन क्या आप कोई स्पेशल बाइक, मतलब उसमें बहुत महंगी ब्रांडेड भी है, 3-4 लाख की बाइक्स हैं, तो आप कोई ब्रांडेड बाइक उसके लिए यूज़ करती हैं, या ये एक सादी बाइक से भी आपका पैशन पूरा हो सकता है? मैं पहले रेंट करती थी, कोई 200-300 रुपये में पूरे दिन में मिल जाती है, नॉर्मल सी साइकिल आप रेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक एक फेलो साइकिलिस्ट से ली 20-25 हज़ार की। फिर उसके बाद जब मुझे स्पॉन्सर्स मिलने शुरू हुए, तो अभी मेरे पास जो बाइक है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख की है। जाइंट फुल सस्पेंशन है उसकी, जाइंट स्टैंड्स नाम है उसका, प्रोफेशनल माउंटेन बाइक है। और ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपने डेली कम्यूट करना है, बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरे जानने वाले जो ऑफिस आने जाने के लिए साइकिलिंग करते हैं, उनके सेपरेट यूनिफॉर्म होते हैं, वहाँ जाके चेंज करते हैं, और उनके पास 30 से 40-50 हज़ार तक की साइकिल है। प्रोफेशनली अगर आपने जाना है और बहुत हार्ड जाना है, तो फिर आपको ऐसा करके थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन बाइसाइकिलिंग इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आपको पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी करते हैं तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आई विश कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी रोड्स पे कॉमनली ट्रैफिक सिग्नल्स पे साइकिल्स देखी जाएं, पोल्यूशन ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो, और एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप हो। अच्छा, कराकोरम रेंज का जो सफ़र था आपका, उसमें आपने कौन सी बाइक यूज़ की, कौन सी साइकिल यूज़ की, वो ट्रैवल कैसा था, और आपको कितने घंटे वहाँ ट्रैवल करना पड़ा? क्या वो थका देने वाला सफ़र था? वो तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा रफ एक और वो मेरा स्टार्ट था, क्योंकि और मैं आई वाज इन लर्निंग प्रोसेस, तो मैंने पूरा एक्सपेडिशन हालांकि करना नहीं चाहिए था, मैंने एक हार्टेल बाइक भी की जिसकी बिल्कुल भी सस्पेंशन नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और उसको मैंने असेंबल पहले खोला, फिर जहाँ जगह मिली उसको असेंबल किया, राइड किया बाय पार्ट्स। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपेडिशन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकली भी मैं इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं थी उस टाइम, स्टैमिना वगैरह। तो इन्हीं एक्सपेडिशंस से गुजर के पहले ब्याफो, फिर अभी लास्ट ईयर K2 बेस कैंप मैंने किया, उससे पहले किलिमंजारो। तो इन सब ने मुझे सिखाया भी बहुत कि मुझे अपना फिजिकल ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाना भी। मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक स्केड्यूल फॉलो करती हूँ। जिम होता है, उसमें हाइकिंग होती है, साइकिलिंग होती है, वेटेड अनवेटेड हाइक्स होती हैं, और मेरा सबसे ज़्यादा अब मेरा फोकस, मैं कॉन्शियसली खा पी रही होती, मुझे पता होना चाहिए मेरी बॉडी में क्या जा रहा है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान मैं फॉलो करती हूँ। बाहर की चीज़ें, शुगर, बेकरी प्रोडक्ट्स मैं नहीं खाती हूँ, सिर्फ घर का खाना। हालांकि आप इतने कार्डियो कर रही हैं ऑलरेडी, यू नो, लेकिन फिर भी डाइट का ख्याल रखना इतना और इतनी डाइट के ख्याल में जो बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी कि आपने कुर्बानी का गोश्त खाया या नहीं खाया? नहीं, कुर्बानी का गोश्त खाया, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोटीन। मतलब मेरे पूछने का मकसद ये है कि जिस तरह सब खाते हैं, जिस तरह सब खाते हैं, नहीं, उस तरह मतलब एक दिन में आपने बेदरेक खाया? नहीं, मैंने प्लान्ड खाया, मुझे पता है मुझे कितना कंज्यूम करना है और कितना ये नहीं, आपके कोई चीट डेज नहीं होते, जो प्लान्ड है सिर्फ वही खाना है। ट्रैवलिंग में हो जाते हैं चीट डेज, क्योंकि अक्सर घर से बाहर काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जो अवेलेबल होते हैं वो अक्सर आपको खाना भी पड़ता है मजबूरी में। बट जितना मुझसे हो सके उतना मैं करती हूँ, क्योंकि आपका जितना भी लाइफ स्टाइल है, बेशक आप प्रोफेशनल एथलीट हैं या नहीं है, आपकी हेल्थ और सब कुछ 80% आपकी डाइट पे बेस्ड करता है, 20% सिर्फ आपके वर्कआउट पे बेस करते हैं। बिल्कुल। आपकी डाइट के बारे में ये भी पूछना चाहूंगा, एक आम इंसान को जो ज्यादा दिन में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उसे आपकी मुट्ठी के साइज का कार्ब्स का पोर्शन, मुट्ठी के साइज का प्रोटीन्स का पोर्शन और मुट्ठी के साइज का ग्रीन्स का पोर्शन चाहिए होता है, सब्जियां वगैरह। क्या एज अ साइकिलिस्ट आपकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा होती है, या उसी में आपके लिए गुड इनफ एनर्जी होती है कि आप थ्रू आउट दिन को गुजार सको या एक सर्टेन पीरियड तक साइकिलिंग कर सको?
नॉर्मल ट्रेनिंग डेज में तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपेडिशंस बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें मल्टीपल पोर्शन, उसमें एनर्जी बार्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, हाइड्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अपना वाटर इनटेक पूरा करना होता है ऑन माउंटेन्स, ताकि आपको हाइट सिकनेस ना हो, नोजिया डिजीनेस ना हो। और दूसरे ये कि वहाँ पे खाना पीना भी बहुत ज़्यादा सॉलिड रखना पड़ता है, आप नॉर्मली चिप्स वगैरह नूडल्स से नहीं गुजारा कर सकते। सो डिपेंड्स कि आप किस एरिया में, 3000 से ऊपर जब आप जाएंगे, एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे, तो आपके खाने पीने में बहुत फ़र्क पड़ता है। उधर भूख ज़्यादा लगती है, जनरली भूख ज़्यादा लगती है। और समर से बिल्कुल भी इतना ज़्यादा डाइट प्लान जो आपने शेयर किया ना, इसका ये मतलब नहीं है मुकीत कि आप इसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना है कि आपको क्या खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच समर खान, आज आप बनी सुबह पाकिस्तान की मेहमान। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और जितनी चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है कि जैसे मैं कल कह रही थी कि नहीं मुझे बड़ा डर लगता है पहाड़ों पे जाने से, हाइकिंग से, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं होती। एक बाहिम्मत लड़की आपको जितना सबक सिखा रही है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं और जो पहाड़ों पे जाने से डरते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार मैं लड़की हूँ मैं कैसे जाऊँगी। नहीं, आप जा सकते हैं, मैं भी जाऊँगी। कौन सोचते हैं ये लोग? बाय द वे कोई लोग सोचते हैं कि मैंने तो सोच लिया कि मैं जाऊँगी। आज खुद इंस्पायर्ड होगी और अच्छी बात है, इस तरह के जो अच्छे मोटिवेशनल लोग होते हैं वो ही आपको करके दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये इस बहाने पे ना जाए कि मैं लड़की हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। माशाल्लाह इन्होंने भी सोशल नॉर्म्स जो थे उनमें एक्सेप्टेबिलिटी लाई है कि एक लड़की के साइकिल चलाने में कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अगर मैंने ऑफिस बाइक पे जाना है तो मैं जा सकती हूँ, कोई मसला नहीं होना चाहिए उसमें। और ये एज अ नेशन भी हमें रियलाइज करना चाहिए कि अगर कोई अपने रास्ते पे जा रही है, आपको कोई नहीं तंग करी, तो आप बिल्कुल, कोई आपका राइट नहीं है छेड़छाड़ करें। और ये मैंने बड़ी अच्छी एक और बात जो समर से सीखी है कि आप फैंटी भी लगा सकते हैं। अगर कोई आपको ज्यादा घूर के देखे, कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे, रो धो के घर नहीं आना, खामोश नहीं होना, वहीं रुक के बंदे को पकड़ लेना और इतनी फैंटी लगानी और मारते मारते उसको थाने तक ले जाना है, क्योंकि ये आपका राइट है। आपको भी जिंदा रहने का, इस मुल्क में चलने का, आजादी से घूमने का उतना ही हक है जितना कि उस मर्द शहरी। और उसमें जो फियर होता है ना कि नहीं मुझे ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, इसको चुपचाप निकल जाओ, नहीं, जब आप ये शुरू करोगे ना, ये रेवोल्यूशन है बेसिकली। लोग आपके साथ खुद जुड़ेंगे जब उन्हें समझ आएगी कि आपका राइट है, आप गलत नहीं, तो लोग आपके साथ खुद मिलके आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सिर्फ बुरे लोग नहीं हमारी सोसाइटी में, बहुत सारे सपोर्टिव लोग भी हैं और आप उन पे काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, और राइट को राइट तरीके से इस्तेमाल करने। इसके साथ ही सुबह पाकिस्तान का वक्त खत्म हो गया। मैं और मुकीत कल फिर आएंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई बात होगी। नहीं, कल नहीं आएंगे, मंडे को आएंगे इंशाल्लाह। मंडे को मुलाकात होगी, मेरा भी वीकेंड है। अल्लाह हाफिज, खुदा पामान।